हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल यंग अचीवर्स पे। तो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में वीकली करंट अफेयर्स, जो कि है 10 नवंबर 2024 से 16/11/2024। तो इस हफ्ते के करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी मेरे इस चैनल पे आके इस लेक्चर को देख रहा है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी है, एसएससी है, बैंक का पेपर है, रेलवेज है, स्टेट एसएससी है, या फिर आप 12th के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की भी सोच रहे हो, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसको करने का तरीका बहुत अलग होने वाला है, जो कि मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि देखो, अभी तक क्या है, आप लोग अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर से आपने करंट अफेयर्स पढ़े, लेकिन आज हम लोग जो भी करंट अफेयर पढ़ेंगे उसके साथ उस टॉपिक के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन या तो करंट अफेयर से या फिर उस टॉपिक के बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं। क्योंकि देखो, हमारी जीके ना दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है करंट। करंट जो कि एवर चेंजिंग इवेंट्स है, जो कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई करंट टॉपिक डिस्कस भी हो रहा है तो उसके कुछ पीछे के भी टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन ये ट्राई ये किया है कि इसमें लेक्चर में हम लोग इस वीकली करंट अफेयर को सारे कवर करेंगे, और एक लेक्चर अलग से जिसका लिंक आपको नीचे दिख जाएगा, उसमें आपको इसका क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप जब इस लेक्चर को पूरा देख लो तो आप उसके क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, जिससे कि आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको कितनी चीजें रिटेन हुई है और कितनी चीजें आपको वापस रिवाइज करने की जरूरत है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो। तो देखिए, ये आपका डॉक्यूमेंट है। अभी तक आपने जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, या तो पीडीएफ में पढ़े होंगे, या फिर क्या कहते हैं, इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पढ़े होंगे। हम लोग जो करने वाले हैं वो थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 10/11/2024 से 16/11/2024। ठीक है। तो ये जो है, ये आपका बेसिकली जो मंडे है, उधर से सैटरडे तक का सारे कवर होंगे। अब हर एक न्यूज जो है, देखो, विथ एवरी न्यूज रिलेटेड टॉपिक हैज आल्सो बीन एक्सप्लेन्ड। जब भी हमने कोई न्यूज डिस्कस करी, जैसे मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिस्कस हो रहा है या कोई एक्ट के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो उस एक्ट में क्या क्या और एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमने ये चीजें भी साथ के साथ कवर करने की कोशिश करी है इन ब्रीफ, जिससे कि आपको उस टॉपिक का आइडिया हो जाए, विच इज वेरी एसेंशियल। कभी भी आप अगर जीके प्रिपेयर कर रहे हो तो दो चीजें ध्यान रखना, कोई भी करंट अफेयर किसी बैकग्राउंड के साथ चलते हैं, और अगर वो बैकग्राउंड क्लियर होगा तो आपको टॉपिक को समझने में भी आसानी रहेगी। एवरी वीकली करंट अफेयर, जो भी हम लोग वीकली करंट अफेयर कर रहे हैं, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको एक अलग लेक्चर में दिखेगा, नीचे लिंक दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक का, उससे आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो, जो कि अलग अलग तरीके से मैंने क्वेश्चन कहीं पूछने की कोशिश करी है, जिससे आपका हर एक तरीके से टॉपिक तैयार हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन बैंक है या ये जो लेक्चर है, ये आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो बीबीओ, लॉ, एसएससी, यूपीएससी, सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, जीके ऐसी चीज है जो आप कभी भी करंट अफेयर्स पेपर कर रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, या आपको अपनी जनरल नॉलेज बढ़ानी है, देन ऑल्सो दिस लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए या क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसमें किस तरह से आप पीडीएफ फाइल ऑब्टेन कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपकी, जो हम लोग हेडलाइन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वीकली हेडलाइन, क्या क्या इस वीक की मेजर हेडलाइन थी, और फिर उन टॉपिक के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो जो आपसे रिक्वेस्ट है, जो जो इस चैनल पर नया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये लेक्चर बहुत मेहनत से बनाया गया है, पूरे हफ्ते की मेहनत है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रिशिएट जरूर करें। नीचे कमेंट्स में ये जरूर छोड़िएगा लेक्चर कैसा लगा, और लेक्चर को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखिए, लाइक वीकली हेडलाइंस। पहली, कनाडा गवर्नमेंट एंड फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीजा। बुलडोजर, ये सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट टॉपिक है। बुलडोजर जस्टिस अनसेप्टेबल, जो हमारे बुलडोजर चल रहे हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग दी है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, 3 ईयर ओल्ड यंगेस्ट फाइट रैंक प्लेयर के बारे में जानेंगे। फोर्थ, पंडित राम नारायण, जो कि एक बहुत बड़े शराई प्लेयर थे, उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 96। नीरज चोपड़ा के नए कोच के बारे में जानेंगे। FIS स्टार अवार्ड 2024। देन वेरी इंपॉर्टेंट, COP29 जो है वो 11 नवंबर से शुरू हुआ है, ये बाकू अबेरजान में हो रहा है, जिसके बारे में लोग जानेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंडेड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना। देन वी विल टॉक अबाउट फेडरल फंड्स रेट। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट टू मॉनिटर एनिमल हेल्थ, ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, इंडिया ने लॉन्च किया है, इसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट WTA फाइनल्स। इसके बाद बात करेंगे चीफ जस्टिस की। रिसेंटली नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए इंडिया के, पुराने जो थे DY चंचू वो रिटायर हुए हैं, और नए चीफ जस्टिस जो है वो इंडिया के अपॉइंट हुए हैं।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक रिपोर्ट रिलीज हुई है WMO की, स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट 2024, जिसके बारे में लोग बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज लिग्नोसेट विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट मेड ऑफ वुड, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक मूवमेंट है 4B मूवमेंट, यूएस में चल रही है आजकल, वो कहां से शुरू हुई, कैसे हुई, उसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट आर्मिस्टिस डेज, जो कि ब्रिटिश पीएम ने अटेंड किया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट माइंडफुलनेस सिटी इन भूटान, भूटान में एक सिटी बन रही है माइंडफुलनेस सिटी, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वी विल नो अबाउट रूरल हाउसिंग स्कीम। देन फर्स्ट ऑल वुमेन CISF रिजर्व बटालियन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट न्यू वाटर एक्ट रूल्स। आपको पता होगा कि वाटर प्रिवेंशन एक्ट जो है उसको अमेंड किया गया था, तो उसके रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रूल्स डिस्कस डिक्लेयर की है, उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रवासी भारतीय दिवस 18th। इसके बाद बात करेंगे ग्लोबल प्रोजेक्ट स्टडी रिपोर्ट। 25th टॉपिक है स्टडी ऑफ बर्थ ऑफ महाराष्ट्र। ये सारी इस हफ्ते के हेडलाइन कहूंगा कि जो टॉपिक न्यूज में आए हैं और जिसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे, तो ये पूरे हफ्ते का एक तरह से समरी या निचोड़ कह सकते हैं। 26 प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। देन वी विल टॉक अबाउट वर्ल्ड डायबिटीज, जिसमें लैंसेट स्टडी ने कोई रिपोर्ट निकाली थी, वो क्या रिपोर्ट थी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट 15th फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुकर प्राइज के बारे में बात करेंगे। देन डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैग्स, इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप। देन वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव। देन टर्की के बारे में बात करेंगे, ब्रिक्स नेशन में टर्की को क्या ऑफर किया है। देन नोट्रे डेम टू वेलकम बैक वर्ल्ड, दिस इज इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक चर्च के बारे में, जिसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट इज एफ्सा रीइंपोज्ड इन मणिपुर 6 एरिया। ये सबसे रीसेंट हेडलाइन है कि मणिपुर में वापस एफ्सा एक्ट को रीलागू किया गया, जिसके बारे में लोग जानेंगे। नेक्स्ट इज ग्लोबल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तरुणर सपना स्कीम। देन राइस एक्सपोर्ट्स जो है वो इंडिया के $1 बिलियन क्रॉस कर गए, उसके रीजंस जानेंगे कि एक्सपोर्ट इतना एकदम से कैसे बढ़े और इंडिया में किस तरह के क्या स्टेप लिए जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट इतने क्रॉस किए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन। देन जीवन प्रमाण योजना। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो टीम डिक्लेयर की है, जो कि क्या कहते हैं आगे नेक्स्ट जनवरी में जाके यूएस का इलेक्शन, यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगी, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अंशुल काम्बोज ने ऐसा क्या किया कि इट बिकम हिस्टोरिकल प्लेयर। एंड लास्ट वी विल टॉक अबाउट टाटा स्टील इंडिया चेस टूर्नामेंट। तो ये 44 टॉपिक्स जो है इसके बारे में आज बात करेंगे। हर एक टॉपिक, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो नीचे उसके लिंक दिए हुए हैं, आप उसमें जाके उस टॉपिक को देख सकते हैं, या अगर आप पूरा लेक्चर सुनना चाहते हो तो पूरा लेक्चर भी सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। देखिए पहला टॉपिक है कनाडा गवर्नमेंट एंड फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीजा। इस हफ्ते में कनाडा गवर्नमेंट ने एक स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम शुरू किया हुआ था, जो कि कनाडा गवर्नमेंट ने अब खत्म कर दिया है। इस स्टूडेंट प्रोग्राम का नाम जो था, डेट इज इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए, स्टूडेंट प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, SDS। अब देखो ये तो हो गई हेडलाइन की कनाडा ने क्या किया है, लेकिन अब इस प्रोग्राम के बारे में क्या था, क्योंकि अगर आपको मैं स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम की बात कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे। तो सबसे पहला ये 2018 में लॉन्च किया गया था। दूसरा अगर आप पढ़ेंगे तो ये 14 कंट्रीज के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें इंडिया इंक्लूडेड थी। ये बेसिकली प्रोग्राम था, इट एम टू सिंप्लीफाई द वीजा एप्लीकेशन। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें कनाडा में जाके पढ़ना होता है, तो उनका जो प्रोसेस होता है उसे सिंप्लीफाई करने के लिए कि वो जल्दी उन्हें वीजा मिल सके और वो स्टडी परमिट में कनाडा में आ सके। ये प्रोग्राम कनाडा ने 2018 में शुरू किया था, जिसमें टोटल 14 कंट्रीज के लिए उन्होंने प्रोग्राम खोला था, लेकिन अब उन्होंने रिसेंटली इस प्रोग्राम को खत्म कर दिया। इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम मेनली था स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। दिस इज इंपॉर्टेंट, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कब शुरू किया गया था? 2018 में। कितनी कंट्री थी? 14 कंट्री, जिसमें इंडिया इंक्लूडेड थी। इसमें होता क्या था, 8 वीक की जगह, जो नॉर्मली आपको 8 वीक लगते हैं, उसकी जगह खाली 20 दिन में आपका स्टडी वीजा आ जाता था। ये जो प्रोग्राम था ये किस किस की कंट्रीज के लिए इंक्लूडेड था, ये था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेनली इंडिया का पता होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा अगर जानना चाहते हैं नॉलेज के लिए, तो ये सारी कंट्री थी: एंटीगुआ एंड बारबुडा, ब्राजील, चाइना, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इंडिया, मोरक्को, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपींस, सेनेगल, सेंट विंसेंट एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एंड वियतनाम। तो अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया में जो कंट्री थी उनको ध्यान रख सकते हैं। चाइना मेन थी, इंडिया आपकी हो गई, वियतनाम हो गई, ये पाकिस्तान हो गई, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है।
अब इसका मेंस इंपैक्ट क्या था, देखो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रीम क्यों इंपॉर्टेंट थी, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आप अगर क्या कहते हैं थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हैं तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। 60%, 4 लाख इंडियन स्टूडेंट 2023 में 4 लाख टोटल स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें 60% ने एसडीएस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई किया था। इंडियन का अप्रूवल रेट जो इंडियन स्टूडेंट के साथ है अप्लाई करने के बाद इट क्रॉस 70%, मतलब काफी स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो कनाडा में जाके बहुत क्विकली स्टडी परमिट लेके पढ़ सके। इंडिया इज कनाडा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट विद एस्टिमेटेड 4,27,000 जो स्टूडेंट इंडियन के वो 2023 में कनाडा में पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन आते हैं स्टेप क्यों लिया गया था, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टेम्परेरी रेसिडेंट इन द कंट्री। धीरे धीरे स्टूडेंट परमिट देने से स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी है और कई स्टूडेंट वहां पे जाके क्या करते हैं असाइलम के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये सारी चीज अवॉइड करने के लिए और ये कहा जा रहा है हर एक कंट्री को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये स्टेप लिया गया। तो दिस वाज अबाउट फास्ट ट्रैक प्रोग्राम। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज बुलडोजर जस्टिस अनएक्सेप्टेबल बाय सुप्रीम कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट रूलिंग आई है जिसमें जितने भी अथॉरिटीज जो कि विदाउट एनी रीजन या विथ एनी शॉर्ट ड्यूरेशन किसी का भी घर जो है वो बुलडोजर से तोड़ देते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट रूलिंग लगाती है। तो देखते क्या है वो। अच्छा, तो अब इस रूलिंग के बारे में मैं थोड़ा बताता हूं आपको। देखिए सबसे पहले न्यूज जान लेते हैं क्यों हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये बोल दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, आप लोग भगवान नहीं बन सकते हो। किसी भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी की भी प्रॉपर्टी डिमोलिश करना विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस इज इट कॉन्ट्ररी टू द रूल ऑफ लॉ, और जो ऐसा करेगा उसको इसकी भरपाई और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो कहानी है ये शुरू सबसे पहले डीवाई चंद्रचूड़ जो थे उन्होंने एक रूलिंग पास करी, लेकिन मेन जितनी भी गाइडलाइंस है वो 2 जज बेंच है, बीआर गवाई और केवी विश्वनाथन जज की, जिन्होंने अपनी प्रॉपर गाइडलाइन में पास किया कि किस तरह से किसी के भी हाउस को आप डिमोलिश करने से पहले क्या क्या स्टेप लेने हैं। तो जस्टिस थ्रू बुलडोजर इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल अंडर द रूल ऑफ लॉ एज पर रूल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर अंडर आर्टिकल 142, दिस इज इंपॉर्टेंट, देखो आर्टिकल 142 ये होता है जिसमें क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से किसी भी कंटेक्स्ट में कोई भी रूलिंग पास कर सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है। तो यूजिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 42 सुप्रीम कोर्ट ने ये लेड डाउन सर्टेन कंडीशन इंक्लूडिंग मैंडेटरी नोटिस विच अथॉरिटी हैव टू कंप्लाई बिफोर डिमोलिशिंग प्रॉपर्टी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर फ्रॉम आर्टिकल 142 यूज करके इस चीज में कुछ कंडीशंस लाई करी जो कि क्या कहते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव को फॉलो करनी होंगी बिफोर डिमोलिशिंग प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये 2 आर्टिकल वायलेट करता है जो ये एक्शन लिए जाते हैं। पहला है आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ ऑन शेल्टर, एंड दूसरा राइट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 300 है। तो इसमें बेसिकली 3 आर्टिकल इन्वॉल्व है, आर्टिकल 142, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 300 है। आर्टिकल 300 आपको याद होना चाहिए, इट इज राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ऑफ शेल्टर, एंड आर्टिकल 142 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी हुई है डिसीजन रूल्स बनाने की। कोर्ट डायरेक्टेड दैट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, ये बेसिकली बहुत सारी पेटिशंस के बाद ये केसेस हुए थे, लेकिन मेन एक पेटिशन थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किसी का घर जो था वो डिमोलिश कर दिया था विदाउट गिविंग प्रॉपर नोटिस, क्योंकि वो किसी कंस्ट्रक्शन के बीच में आ रहा था। तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए देने का भी, कंपनसेशन देने का भी डिसाइड किया है। लेकिन इसके अलावा मेन है क्या क्या गाइडलाइंस पास करी है। तो देखिए पहली गाइडलाइन है नो डिमोलिशन इज टू बी कैरिड आउट विदाउट प्रॉपर नोटिस। सबसे पहले आपको किसी का भी अगर घर तोड़ना है या डिमोलिश करना है फॉर एनी रीजन, सबसे पहले उसको नोटिस दिया जाएगा। ये नोटिस जो है इसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये 15 दिन के टाइम में अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ये नोटिस रिटर्न भी किया जा सकता है, और जिसके खिलाफ आपने नोटिस दिया है उसकी आपको एक बार सुनवाई भी करनी है, उसे पूरा हक है अपना केस रखने का या अपना पॉइंट रखने का। अब अगर उसके बाद भी ये चीज एग्री नहीं होती और डिमोलिश के लिए आपको सरकार ये डिसाइड करती है कि डिमोलिश होना है, तो फिर से आपको एक 15 दिन का नोटिस देना है, जिसमें क्या कहते हैं उसके पास टाइम होगा टू डिमोलिश हिज ओन प्रॉपर्टी, जितना प्रॉपर्टी पे ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। तो नोटिस जो है इट शैल बी सर्व टू ओनर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ये गाइडलाइन दी गई है। 15 डेज का टाइम फ्रेम दिया गया है टू स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ रिसीव, जिस दिन रोज नोटिस रिसीव होगा उससे 15 दिन फाइनल काउंट होंगे बिफोर डिमोलिशिंग एनी प्रॉपर्टी। इसी का सेम चीज ये जो नोटिस है, क्योंकि टाइम को मैच कराने के लिए इसी का इंटीमेशन किसी भी म्यूनिसिपल अथॉरिटी को जो रिस्पेक्टिव कलेक्टर या डीएम है उनको भी डिजिटली भेज रहे हैं, डिजिटली उसका एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा।
डीएम शेल डेजिग्नेट, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग करी है कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ही शेल डेजिग्नेट ए नोडल ऑफिसर, और एक ईमेल एड्रेस भी असाइन होना चाहिए जो कि म्युनिसिपल अथॉरिटी को कम्युनिकेट किया जाए विद इन 1 मंथ ऑफ टाइम। एक महीने के अंदर ये हर एक डीएम को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो ईमेल एड्रेस जो है जिसमें क्या कहते हैं आपका ऑटोमेटिकली डिजिटल रिसीप्ट जानी है, डिजिटल नोटिस जाना है, उसको हर एक डीएम जो है म्युनिसिपल अथॉरिटी से शेयर करेगा। इसके अलावा एवरी म्युनिसिपल अथॉरिटी को ये टाइम दिया गया कि 3 महीने के अंदर दे हैव टू डिजाइन ए डिजिटल पोर्टल सो दैट, और जितने भी ऑर्डर वो पास कर रहे हैं वो उस डिजिटल पोर्टल में देखे जा सके और डाले जा सके। अपॉर्चुनिटी टू बी गिवन टू ओनर टू डिमोलिश अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन विद इन 40 डेज। अगर ओनर को ये भी चॉइस है कि 15 दिन के अंदर वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी को जो कि अनऑथराइज्ड है उसे खुद डिमोलिश कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल अथॉरिटी। इफ डिमोलिशन इज इन वायलेशन ऑफ दीज रूल, अगर डिमोलिशन इन रूल्स को वायलेट करेगी तो जो ऑफिसर कंसर्न है ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ डिमोलिश्ड प्रॉपर्टी एट पर्सनल कॉस्ट इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ डैमेजेस। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई ऑफिसर से नहीं फॉलो करता और प्रॉपर्टी ये प्रूव होती है कि इट हैज बीन डेमोलिश्ड विद वायलेशन ऑफ दीज रूल, तो वही ऑफिसर डैमेजेस के अलावा जो भी इसकी प्रॉपर्टी को बनाने के पेमेंट होगी वो अपने पर्सनल एक्सपेंस पे बेयर करेगा। इसमें 3 मेन आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं, आर्टिकल 142, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 300। एंड इसके अलावा ये जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम है, 15 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया है, 1 मंथ में क्या कहते हैं आपका ये नोडल ऑफिसर को ईमेल एड्रेस कम्युनिकेट करना है, ये चीजें ध्यान रखनी है फॉर योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है 3 year old became youngest 5 रैंक प्लेयर इन वर्ल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अनीश सरकार फ्रॉम कोलकाता इंडिया, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अनीश सरकार जो कि कोलकाता से है वो यंगेस्ट 5 रैंक प्लेयर बन गया। देखो होता क्या है, फाइट जो है इट इज रिलेटेड टू चेस, तो चेस की जो रैंकिंग होती है इंटरनेशनली वो फाइट ईलो रैंकिंग देता है। तो अनीश सरकार खाली 3 साल का है, he has become youngest फाइट प्लेयर जिसे 1555 की रेटिंग दी गई है। तो ही इज द यंगेस्ट प्लेयर 3 years old जिसे फाइट ने रैंकिंग दी है, रेटिंग दी है 1555 की। तो अनीश सरकार इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज द यंगेस्ट फाइट रैंक प्लेयर इन द वर्ल्ड। रैंक्ड प्लेयर मतलब उसे एक रैंकिंग दी गई है। कोच इसके थे दिव्यंते बरुआ, अकेडमी थी बरुआ अकेडमी। ही हैज गॉट फाइट रेटिंग ऑफ 1555। तो आपको मेन ये एक स्टेट याद होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है, एंड यंगेस्ट फाइट प्लेयर। तो आप समझते हो देखो फाइट क्या होता है, क्योंकि अगर फाइट प्लेयर बने तो फाइट के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को ही फाइट बोला जाता है जो कि इंटरनेशनल चेस कंपटीशन को गवर्न करती है। फाइट की फाउंडेशन जो थी वो पेरिस फ्रांस में हुई थी ऑन जुलाई 20, 1924। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट इट डाउन या फिर आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं। पेरिस की इसकी फाउंडेशन पेरिस फ्रांस में हुई थी ऑन 20 जुलाई 1924। 1919 में फाइट को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया, इसके जो रूल्स हैं और जो ये गवर्न करता है, तो इट इज रिकॉग्नाइज बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर जो है इट इज इन स्विट्जरलैंड, लॉजन स्विट्जरलैंड। करंट प्रेसिडेंट जो है डेट इज आर्केडियो डिवोर्चर रशिया के हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का मेन काम है इट गवर्न्स इंटरनेशनल चेस कंपटीशन। फाइट इज मोस्टली वाइडली रिकॉग्नाइज इन ऑर्गेनाइजिंग, देखो कुछ टूर्नामेंट बहुत तो वाइडली रिकॉग्नाइज है, वो फाइट ऑर्गेनाइज करता है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, चेस ओलंपियाड, वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, चेस वर्ल्ड कप, फाइट ग्रैंड प्रिक्स एंड फाइट ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट, ये सारे टूर्नामेंट फाइट से होते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट अनीश सरकार कोलकाता से बिलोंग करते हैं। फाइट की रैंकिंग है 1555। फाइट जो है वो पेरिस फ्रांस में है और इसका हेड फाउंड तो पेरिस फ्रांस में हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आज की डेट में स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा करंट प्रेसिडेंट आर्केडी डोरकोच रशिया के जो है। इसके अलावा आपको फाइट जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिकॉग्नाइज है और दीज आर द मेन इवेंट जिसमें वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, चेस ओलंपियाड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दीज आर मेन पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर इन दिस टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पंडित रामनारायण, श्री पंडित रामनारायण डाइज एट एज ऑफ 96। नवंबर 9 को एज ऑफ 96 में पंडित रामनारायण का निधन हो गया। पंडित रामनारायण कौन थे, देखो मेन जो चीज है ही इज एसोसिएटेड विद सारंगी। वर्ल्ड लेवल पे सारंगी को रिकॉग्नाइज कराने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो पंडित रामनारायण को जाता है। इनका जन्म 1927 में विलेज एम्बर उदयपुर में हुआ था। ही वॉज लेजेंडरी सारंगी प्लेयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने सारंगी एज 6 से प्ले करनी शुरू करी थी, पहले फादर ने सिखाई, ये सब ठीक है।
मेन दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है ये, इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले थे। पहला मिला था संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 1975, पद्मश्री इन 1976, पद्म भूषण इन 1991 एंड पद्म विभूषण इन 2005। मतलब इन्हें इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से भी अवार्डेड था इन 2005। ही वॉज वन ऑफ द रेयर सारंगी प्लेयर बिसाइड उस्ताद सुल्तान खान। इसमें जो क्वेश्चन है मेन तो सारंगी प्लेयर थे, ये आपको पता होना चाहिए, पंडित रामनारायण सारंगी प्लेयर थे। इसके अलावा इन्हें जो अवार्ड मिले थे उसमें पद्म भूषण आपको 2005 में याद होना चाहिए कि मिला था इनको। नेक्स्ट टॉपिक, जेम्स जेलेज्मी न्यू कोच ऑफ नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने अपने जेवलिन थ्रो के कोच को चेंज किया है। आपको पता होगा नीरज चोपड़ा जो है ही इज अ 2 टाइम ओलंपिक मेडल विनर। इस बार इन्होंने सिल्वर जीता था इन पेरिस ओलंपिक्स और इसके पहले इन्होंने गोल्ड जीता था। तो जेलेम्नी जो जेम्स जेलेम्नी है वो किसे रिप्लेस करेंगे, डॉक्टर क्लॉस। डॉक्टर क्लॉस को रिप्लेस करके जो नए कोच है वो नीरज चोपड़ा को जेम्स जेलेम्नी है। अब जेम्स जेलेम्नी कौन है, ये कहा जाता है नीरज चोपड़ा ने अपना आइडल मानते हैं। बहुत टाइम से नीरज चोपड़ा जेम्स जेलेज्मी को फॉलो करते हैं। तो इनकी क्या क्या खासियत है कि गोल्ड मेडलिस्ट है 1992, 96 और 2000। जेम्स जेलेज्मी ने टोटल 4 मेडल जीते हैं जिसमें से 3 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। तो 92, 96 और 2000 कॉन्सिक्यूटिव तीनों ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में जेम्स जेलेज्मी ने गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल 10 थ्रो में से 5 बेस्ट थ्रो इन्हीं के नाम पे। इसके अलावा जो जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 98.48 मीटर का जो कि जर्मनी में बना था वो भी इन्हीं के नाम पे इन 1996। जेलेज्मी इज द ओनली जेवलिन एथलीट टू विन 4 मेडल्स एट ओलंपिक मेडल। खाली यही ऐसे एथलीट है जिन्होंने 4 मेडल जीते जेवलिन में, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक्स। जेम्स जेलेज्मी नए कोच, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम पे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, FIS स्टार अवार्ड 2024। तो नेक्स्ट इज FIS स्टार अवार्ड 2024। अब ये न्यूज में क्यों है, इंडियन मैन हॉकी टीम, ये देखो ये अवार्ड जो होते हैं इट इज रिलेटेड टू हॉकी, आपको ये पता होना चाहिए पहली बात। तो 2024 में जो FIS स्टार अवार्ड मिले हैं इसमें इंडियन मैन टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है और PR श्रीजेश को बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से ये अवार्ड न्यूज में है। ये अवार्ड जो थे वो ओमन में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। हरमनप्रीत सिंह को ये अवार्ड तीसरी बार मिला है आफ्टर विनिंग, मतलब 3 साल से रेगुलर हरमनप्रीत सिंह ये अवार्ड जीत रहे हैं। 2020-21 में भी उन्होंने जीता, 22 में भी इन्होंने जीता एंड देन इन अगेन इन 2024। तो हरमनप्रीत सिंह को ये अवार्ड मिल रहा है। तो अब देखो ये समरी दी हुई है किस किस को अवार्ड मिले। मैन प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह, वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो यीबी जेमसन को मिला जो कि नीदरलैंड्स को बिलोंग करती हैं। मैन गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश इंडिया, वुमेन गोलकीपर ऑफ द ईयर ये जो चाइना। इसके अलावा राइजिंग स्टार और कोच जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं लेकिन ये पेपर में इतने नहीं पूछे जाते। सुफियान खान पाकिस्तान से राइजिंग स्टार वुमेन में जो डेजा अर्जेंटीना से और ये कोच है। तो अब इसके अलावा आपको मेन चीज ये पता चल गई कि FIS स्टार अवार्ड जो है हरमनप्रीत सिंह और PR श्रीजेश ये 2 इंडिया के प्लेयर है जिनको इस साल FIS स्टार अवार्ड मिला गया है। अब ये होते क्या है, तो FIS स्टार अवार्ड कौन देता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। मेल और फीमेल फील्ड हॉकी प्लेयर जितने भी हैं उनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIS स्टार अवार्ड देता है। ये अवार्ड एस्टेब्लिश हुए थे 1998 में और तब से एनुअली दिए जा रहे। इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में लॉजॉन में है। तो अभी आपने एक और का पढ़ा था स्विट्जरलैंड लॉजॉन में, किसका हेडक्वार्टर था, फाइड का। तो फाइड चेस का जो टूर्नामेंट का है और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन दोनों का जो हेडक्वार्टर है इट इज इन स्विट्जरलैंड लॉजॉन। In 2001, the FIS Young Player of the Year Award was created। 2001 से यंग प्लेयर अवार्ड भी दिया गया। स्टैटिस्टिक्स और अवार्ड अगर आप देखना चाहें तो नीदरलैंड्स को मैक्सिमम अवार्ड मिले 23, ऑस्ट्रेलिया को 20, अर्जेंटीना को 17 और इंडिया को 17। टोटल अभी तक टोटल अवार्ड नीदरलैंड्स को 23 मिले मैक्सिमम, देन ऑस्ट्रेलिया, देन अर्जेंटीना, देन इंडिया। इंडिया को टोटल जो अवार्ड मिले हैं वो आपको मिले 17 जिसमें से 5 मेल को मिले, 1 फीमेल को, 2 यंग, मतलब 5 मेल प्लेयर ऑफ द ईयर, 1 फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर, सेकंड 2 यंग मेल, 2-3 यंग मेल, 3 मेल गोलकीपर और 3 फीमेल गोलकीपर। 2019 से 2024 तक इंडिया हैज वॉन मैन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड कंटिन्यूअसली। ओनली इंडियन फीमेल प्लेयर टू वॉन दिस अवार्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करें इसमें खाली इंडियन फीमेल प्लेयर जिसे ये अवार्ड मिला है अभी तक वो है गुरजीत कौर। मैन तो बहुत सारे हैं लेकिन फीमेल प्लेयर
जिसको ये अवार्ड मिला है वो है गुरजीत कौर। इसके अलावा हरमनप्रीत सिंह को 3 बार मिले हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए पर्पस क्या है, जो ये नोट्स हैं इससे आपको एक लिंक मिलेगा किसी भी जीके के टॉपिक को समझने का, और मेन जो आपके इसमें से याद करने के वो मैं चीजें आपसे साथ के साथ डिस्कस कर रहा हूं। इस तरह से आप जीके को बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉप 29 विच बिगिंस ऑन मंडे 11/9/2024। कॉप 29 की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, 29th एडिशन हो रहा है इसका। तो कॉप 29 एडिशन जो है वो कहां पे हो रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकू अजरबैजान। तो ये आपका जो कंपटीशन है, जो कॉप 29 है, दैट इज हैपनिंग इन बाकू अजरबैजान। 200 कंट्रीज के डेलीगेट जो है वो इसे अटेंड करेंगे और ये नवंबर 22 तक चलेगा। अब मेन कॉप 29 ये जो है आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉप 29 का मेन जो एजेंडा है वो है टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, जिसके लिए सबसे मेन है फाइनेंशियल हेल्प। अभी तक जितने भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं, अब ये कोशिश की जा रही है कि आपका जो अभी तक जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने $100 बिलियन प्लेज किया था टू कंट्रीब्यूट फॉर क्लाइमेट चेंज हेल्प फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन अब की कोशिश की जा रही है कि इस अमाउंट को बढ़ा के $1 ट्रिलियन अ ईयर किया जाए इन द मनी दैट डेवलप कंट्रीज आर मैंडेटेड टू मेक अवेलेबल। ये मेन एजेंडा है उसका कॉप का। एट प्रेजेंट ओनली डेवलप कंट्रीज। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, अभी तक क्या हो रहा है कि 1994 में जो डेवलप कंट्रीज आइडेंटिफाई हुई थी उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है वो ये दे, लेकिन ये कंट्री आर्ग्यू करते हैं कि 1990 के हिसाब से अब जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो बहुत बढ़ गया है, और जो दूसरी कंट्रीज है जिनकी पर कैपिटा जीडीपी 52,000 यूएस डॉलर से ज्यादा है, उनको भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस पूल में, जिससे कि पूल $1 ट्रिलियन तक पहुंच पाए, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतार, सिंगापुर और चाइना ये सारे भी आ जाएंगे। लेकिन इसी वजह से जो आपकी डेवलप कंट्रीज है जैसे यूएसए हो गया, ये पुल आउट कर रही हैं, अभी वो तैयार नहीं है इन फंड्स को देने के लिए, और यही मेन इस बार का जो कैबिनेट चेंज है उसका एजेंडा है। तो अगर मैं बात करूं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉप की, जो कि पता होना चाहिए, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इज द एनुअल मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ किसके, UNFCCC, जिसकी फुल फॉर्म है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1992 में साइन किया गया था एग्रीमेंट। तो कॉप जो है इट स्टार्टेड फ्रॉम 1992। सबसे पहले यूएन फ्रेमवर्क आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इट वाज साइंड इन 1992। एट प्रेजेंट देयर आर 198 पार्टीज, जो कि क्या कहते हैं इसकी मेंबर है, 197 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। कॉप हर साल हुई है एक्सेप्ट ओनली इन 2020, कोविड की वजह से 2020 में कॉप नहीं हुई थी। मेजर जो डिसीजन है कॉप में जो लिए गए, जो मेन कॉप हुई है वो एक है कॉप 3। क्योटो प्रोटोकॉल इज वेरी फेमस, जो कि 1997 में कॉप 3 में साइन हुआ था, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज 2009 एट कोपेनहेगन समिट, डेनमार्क में जो हुआ था उसमें कुछ डिसीजन हुए थे। नेक्स्ट पेरिस एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वाज साइंड इन 2015, कॉप 21 में हुआ था, एंड देन कॉप 26 ग्लासगो 2021 में। तो कॉप 29 कहां पे हो रही है, इट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये मैंने लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ कॉप एंड देयर प्लेसेस। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें आपको ये सारी चीजें एक साथ मिल जाए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऊपर दिए हुए नंबर में, उससे आपको ये डॉक्यूमेंट किस तरह से ऑब्टेन होगा ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपके टोटल 29 कॉप्स हैं जो कि हुई है। अभी नेक्स्ट कॉप जो है वो ब्राजील में होगी, अभी की जो कॉप है वो यहां पे चल रही है। तो दिस वाज अबाउट कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडेड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना। अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे एक्सपेंड किया। तो एक्सपेंड में क्या किया उससे पहले हम लोग ये देखते हैं न्यूज में क्यों है। तो एक्सपेंड करने के बाद कहा जा रहा है अराउंड 2.16 लाख न्यू बेनिफिशियरी अबव द एज ऑफ 70, उन्हें अभी तक 1 महीने के अंदर, 1-2 हफ्ते के अंदर बल्कि कार्ड दिए जा चुके हैं। इसके अलावा यह भी दिया हुआ फिगर 32,000 एडिशनल बेनिफिशियरीज अबव द एज ऑफ 70 who were already covered by original scheme based on income criteria have re-registered to avail the cover of 5 lakh। केरला में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रजिस्टर हुए हैं इन एक्सपेंडेड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना। तो आप सबसे पहले जानते हैं स्कीम के बारे में कि स्कीम क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ऊपर के स्टेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक्सपेंडेड आयुष्मान भारत मंत्री प्रधान जन आरोग्य योजना, अब जो है एक्सपेंडेड जो है इसमें यह कहा गया है कि 70 साल से ऊपर regardless of their income and economic status, every person who is above 70 years is covered under
ABPMJAY। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई भी अभी तक जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चल रही थी उसमें यह कहा गया था कि एक इनकम कवर था जिसके ऊपर ही, जिसके बिलो आप इस योजना में कवर थे, लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने बोला है कि 70 ईयर से अबव जितने भी लोग हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेटस, वो सारे के सारे इसमें कवर है। नेक्स्ट, एवरीवन एट एज ऑफ 70 और मोर विल बी एंटाइटल्ड टू ए कवर ऑफ ₹5 लाख। हर साल 5 लाख का कवर जो है वो मिलेगा, शेयर्ड विद इन द फैमिली। अगर किसी फैमिली में 2 जने हैं, मान लीजिए दोनों की एज 70 से ऊपर है, हस्बैंड और वाइफ की, तो ये जो कवर है ये शेयर होगा, इंडिविजुअली 5-5 नहीं मिलेगा, पूरी फैमिली में एक कवर मिलेगा जो कि हस्बैंड और वाइफ में शेयर होगा विद इन द फैमिली। रजिस्ट्रेशन जो है इसकी वो PMJAY पोर्टल पे करनी है। मेंबर्स ओवर द एज ऑफ 70 ईयर्स इन फैमिली, अगर कोई मेंबर ऐसे भी है जो कि अभी ऑलरेडी कवर थे अर्लियर स्कीम में, सेम स्कीम में, क्योंकि अभी ये स्कीम चल रही है जैसा बताया, लेकिन वो इनकम एनवलप के साथ थी, तो उनको भी ये सेम कवर मिलेगा टॉप अप। मतलब जैसे मान लीजिए किसी फैमिली का कवर जो है वो ऑलरेडी है जिसमें 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, जिनकी इनकम जो थी उसकी वजह से उन चारों को ये कवर दिया गया था। तो उसमें से जो एल्डरली सिटीजन अगर 70 साल से ऊपर है तो उन्हें टॉप अप मिलेगा 5 लाख का, मतलब वो 5 लाख तो रहेंगे उनके लिए, लेकिन इस 5 लाख का एक्स्ट्रा कवर मिलेगा टू बी यूज्ड ओनली फॉर द एल्डरली। इसके अलावा दीज एल्डरली बेनिफिशियरीज विल हैव टू री रजिस्टर, लेकिन उन्हें वापस री रजिस्टर करना पड़ेगा टू गेट द टॉप अप कवर। ये कहा जाता है ये स्कीम करीब 6 करोड़ लोगों को कवर करेगी फ्रॉम 6.5 करोड़ फैमिलीज। ऑफ देम 1.78 करोड़ आर ऑलरेडी कवर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 स्टेट ऐसे, दिल्ली और वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, ये दोनों स्टेट ऐसे जिन्होंने ये स्कीम अभी तक ज्वाइन ही नहीं करी है। टोटल 3 स्टेट थे, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, लेकिन उड़ीसा में अब ये स्कीम अनाउंस कर दिया है, इट इज इन द प्रोसेस टू ज्वाइन। लेकिन दिल्ली और वेस्ट बंगाल ऐसे 2 स्टेट है जिन्होंने ये स्कीम अभी तक अपने स्टेट में लागू नहीं की है, तो वहां के बेनिफिशियरी अब मतलब वहां पे ये लोग जो स्कीम है वो अवेल नहीं कर सकते। ओरिजिनल जो योजना थी वो 2018 में लॉन्च की गई थी, एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम विच प्रोवाइड ₹5 लाख इन शेयर्ड एनुअल कवरेज टू ऑल मेंबर्स ऑफ एलिजिबल फैमिली टू बी, जो कि ज्यादातर ये माना जाता है इंडियन पॉपुलेशन के इकोनॉमिकली जो बॉटम 40% है जिनको ये कवर दिया जाता है। तो इसी को एक्सपेंड करके अब 70 ईयर्स अबव एवरीवन, एवरी ओल्ड सिटीजन इंक्लूडेड विदाउट एनी इनकम कवर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कंडीशन क्या क्या है, इसके अलावा कुछ कंडीशन है। अराउंड 80 लाख पीपल अमंग न्यू बेनिफिशियरी सेपरेटली कवर्ड। अब देखो कुछ स्कीम पहले से चल रही है, जैसे गवर्नमेंट की CGHS स्कीम होती है, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम होती है, कवर प्रोवाइडेड टू फैमिली मेंबर ऑफ डिफेंस एंड रेलवे। तो दीज कवर्ड अंडर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम विल हैव, उनको पास ये ऑप्शन होगी, या तो ये आयुष्मान भारत को चूज कर सकते हैं, या ये जो कवर चल रहा है CGHS या डिफेंस का कवर उसी में रह सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन दी गई है। इसके अलावा जो पीपल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, उनको दोनों कवर दिए जाएंगे, ये वाला भी कवर दिया जाएगा, इसके अलावा आयुष्मान भारत का भी कवर दिया जाएगा। जिन्होंने प्राइवेट इंश्योरेंस कवर परचेस कर रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे ऑल विल बी इंक्लूडेड इन आयुष्मान भारत अंडर द एक्सपेंडेड स्कीम। ये जो स्कीम है इसमें एक कार्ड दिया जाएगा, आयुष्मान वंदना कार्ड, एक सेपरेट कार्ड मिलेगा। और इसके अलावा टोटल ये डेटा दिया हुआ है 1/2024 में टोटल इतने हॉस्पिटल, जो कि आपके लिए आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें इन एक्सपेंडेड आयुष्मान भारत स्कीम। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फेडरल फंड रेट। अब ये आपको पता है ये जो है इट इज रिलेटेड टू फेडरल रिजर्व, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, फेडरल रिजर्व बैंक से ये टॉपिक रिलेटेड है। तो न्यूज क्या है कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसने फिर से फेडरल फंड रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया है। इसी वजह से ये चीज रिजल्ट में पहले सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट डिक्रीज किया था और ये 25 बेसिस पॉइंट अब फिर से डिक्रीज कर दिया, मतलब टोटल रिडक्शन ऑफ 75 बेसिस पॉइंट। अब ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से फेडरल रिजर्व जो है अपने रेट को फ्लक्चुएट कर रहा है। दीज कट कम्स आफ्टर, सबसे पहले ये देखिए मार्च 2022 में जब यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट हुआ था, उसके बाद अब जाके फेडरल रिजर्व अपने रेट को कट करना शुरू किया है। इस कट करने के रेट से इंडिया को फायदा होगा या नुकसान, ये हम आगे देखते हैं। तो पहले ये समझते हैं फेडरल फंड रेट होते क्या है। तो एफएफआर इज द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर फॉर शॉर्ट टर्म लोन। जो
आपके यूएस में कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो आपस में जिसको फंड की जरूरत है, अगर वो किसी का एक्स्ट्रा फंड है उससे बोरो करता है फॉर शॉर्ट टर्म लोन, तो इट इज फेडरल फंड रेट। तो अगर इस रेट को कम कर रहे हैं, इसका मतलब बोरोइंग जो है वो इंक्रीज करेगी। आप ऐसे रेट क्रिएट कर सकते हैं, जब तक फंड रेट जो है अगर ज्यादा है, अगर रेट कम नहीं है तो आपकी बोरोइंग कम होगी, अगर ये रेट कम है तो बोरोइंग बैंक ज्यादा करेंगे। एक कट इन इंटरेस्ट रेट टिपिकली इंसेंटिसाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रमोट ग्रोथ एंड इंक्रीज जॉब क्रिएशन। तो वाई वॉज रेट कट बाय फेडरल में, ऐसा क्यों हुआ? तो इसकी कहानी क्या है, देखो सबसे पहले क्या था, जब आपका कोविड-19 आया तो समय यूएस की इकोनॉमी बिल्कुल रुक गई थी, तो फेड ने उस समय जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत कम करके 0.25% कर दिया। जब इंटरेस्ट रेट इतना कम होता है तो लोग क्या करते हैं, सेविंग नहीं करते। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे यूएस की इकोनॉमी रिकवर हुई, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, खर्चे ज्यादा बढ़ गए, धीरे धीरे इन्फ्लेशन जो था वो यूएस का 7% तक पहुंच गया, और रशिया यूक्रेन के जो वॉर था उससे मैटर और वर्स हो गया। तो फेड ने धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट रेट को रेस करना शुरू करा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट रेस किए जाते हैं तो कैश फ्लो डिक्रीज होता है। तो 5.5% जब इंटरेस्ट रेट पहुंच गया टू कंट्रोल मनी सप्लाई फ्रॉम मार्च 2022 टू सितंबर 2024, जब इन्फ्लेशन आपका डिक्रीज होके अब वापस डिक्रीज हो गया और कंट्रोल में आ गया, तो फेड ने इंटरेस्ट रेट को कट करना शुरू किया है। तो अभी 5.5% से 50 पॉइंट सितंबर में कट किया, देन 25 पॉइंट नवंबर में कट किया। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है? लोअर इंटरेस्ट रेट इन द यूएस एनकरेज इन्वेस्टर टू बोरो इन द यूएस एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आप बोरोइंग करेंगे क्योंकि आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, और उसे इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे जिससे आपको रिटर्न ज्यादा मिल सके। रिपीटेड लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट से यूएस डॉलर जो है वो भी वीक होता है, जिससे इंडिया के एक्सचेंज रेट में फर्क पड़ता है। वीकनिंग डॉलर इंपैक्ट इंडिया एक्सपोर्ट एडवर्सली एंड इंपोर्टर पॉजिटिवली। आई होप ये क्लियर है। बेसिकली आपको बस इतना पता होना चाहिए, फेडरल ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको फेडरल फंड रेट पता होने चाहिए, और अभी जो रिसेंट डिक्रीज है 50 पे इस साल में 50 बेसिस पॉइंट और 25 बेसिस पॉइंट का हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी न्यूज में इसलिए क्योंकि ये नवंबर 22 से शुरू होने वाली है इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया। इसमें आपको बस इतना जानना है, देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको ये पता है क्रिकेट से रिलेटेड है। ये टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी है, वनडे मैच नहीं होते, इट इज ए टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी। सीरीज को नेम किया गया है दो कैप्टन, ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और इंडिया के सुनील गावस्कर। टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में खेली जाती है। विनर ऑफ ए टेस्ट सीरीज विन द ट्रॉफी। इफ सीरीज इज ड्रॉन तो कंट्री जो कि ट्रॉफी को पहले से जीती हुई है वही रिटेन करती है। पहला 96-97 में हुआ था, अभी डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया है। ये एक ऐसी ट्रॉफी है जिसमें इंडिया ने टोटल 16 टूर्नामेंट में 10 जीते हुए, ऑस्ट्रेलिया ने 5 और ड्रॉ 1 ही हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया की कोशिश करेगी इसे जीतने की। इसके अलावा मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन है सचिन तेंदुलकर, मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर है नेथन लाइनॉन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट हेडलाइन इज प्रोजेक्ट टू मॉनिटर एनिमल हेल्थ लॉन्च्ड इन इंडिया। अब पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कोई एनिमल हेल्थ की प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, टू मॉनिटर एनिमल हेल्थ लॉन्च बाय इंडिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर जीके क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए न्यूज में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च ए प्रोजेक्ट टू बेटर मॉनिटर एनिमल हेल्थ फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर पेंडेमिक्स। ये बेसिकली कोविड-19 के बाद ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। द प्रोजेक्ट का जो नाम है दैट इज एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। तो ये प्रोजेक्ट का इतना बड़ा सा नाम है, एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने 25 अक्टूबर को लॉन्च किया था। तो इसमें मेन तो गया प्रोजेक्ट का नाम। अब आता है ये प्रोजेक्ट लॉन्च क्यों किया गया, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में समझना है। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, पहली चीज तो ये है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च इसलिए किया गया है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एनिमल हेल्थ। अभी तक क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है कि अगर एनिमल में कोई बीमारी हो रही है वो ह्यूमंस में ना पास हो, उसके लिए पहले ही उन एनिमल्स की बीमारियों को, जो डिजीजेज हैं, उनको प्रिवेंट किया जा सके, डिटेक्ट किया जाए, डिटेक्ट करके उस पर रिस्पॉन्ड किया जा सके। तो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडियन गवर्नमेंट के फंड से कोई अप्रूव नहीं हुआ है, ना इंडियन गवर्नमेंट इसमें पैसे खर्च रही है। इट इज बेसिकली अप्रूव बाय पेंडेमिक फंड क्रिएटेड बाय G20 कंट्रीज अंडर इंडोनेशियन प्रेसिडेंसी इन 2022। कोविड के बाद जब G20 कंट्रीज की मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया में, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था जिसमें एक पेंडेमिक फंड क्रिएट किया गया था, जिसको 2022 के बाद यह माना गया था, इस फंड का काम क्या था,
टू हेल्प लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज टू इंप्रूव देयर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, कि अगर आगे कोई कोविड जैसा पेंडेमिक आता है तो उसमें किस तरह से लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज अपने आप को प्रिपेयर करके हेल्प कर सकती है, उसके लिए ये पेंडेमिक फंड लॉन्च किया गया था, जिसमें सारी कंट्रीज कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं। तो पहला जो राउंड था कंट्रीब्यूशन का, उसमें टोटल $2 बिलियन रेज हुए। और ये जो इंडियन का प्रोजेक्ट है, जो इंडिया ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसे से $25 मिलियन का ग्रांट दिया गया है। तो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग $25 मिलियन है। जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज है वो 3 है, जो कि आपको ध्यान रखनी है: एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 है: एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रोजेक्ट को 2026 तक खत्म करने की डेडलाइन दी गई है। इंपैक्ट इस प्रोजेक्ट का ये होगा, वुड बी टू रिड्यूस द रिस्क दैट ए पैथोजन विल एमर्ज फ्रॉम एनिमल्स एंड बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इसमें पेंडेमिक फंड आपको पता होना चाहिए किसने लॉन्च किया, G20 कंट्रीज ने। कितना ग्रांट है? $2 बिलियन का। और मेन एग्जीक्यूटिंग जो एजेंसीज है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन आता है इसका नीड क्या थी? आउट ऑफ जो लास्ट में डब्ल्यूएचओ ने पिछले 10 साल में 6 हेल्थ इमरजेंसीज डिक्लेयर किए, जिसमें से 5 जो है वो जूनोटिक है। जूनोटिक डिजीजेज वो होती है जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है, और कम से कम 2/3 ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज इंक्लूडिंग कोविड, ये भी जो थी, ये सारी की सारी जो ह्यूमंस में होती है, दे आर जूनोटिक। तो मेन पर्पस ये इस प्रोजेक्ट का, जो इंडिया ने सबमिट किया था, इंडिया ने, बहुत सारी कंट्रीज ने देखो अपने अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए थे, जिससे फिर जो G20 पेंडेमिक फंड का गवर्निंग बोर्ड था, उन्हें कुछ प्रोजेक्ट कंट्रीज के सिलेक्ट करके उनको फंड अलॉट किए टू एग्जीक्यूट दैट प्रोजेक्ट। तो इंडिया ने ये प्रोजेक्ट सबमिट किया था। इंडिया में क्योंकि 536 मिलियन लाइफ स्टॉक और बहुत सारे एनिमल है विच रिक्वायर मेजर टू प्रिवेंट एंड मैनेज इन्फेक्शन आउटब्रेक। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट ये है, इसे आप देख सकते हैं: प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, स्ट्रेंथनिंग सर्वेलेंस सिस्टम, कैसे एनिमल की डिजीजेस को पता लगाया जा सके, किस तरह से वार्निंग साइंस होंगे, किस तरह से उनको इंप्रूव किया जाए, लेबोरेटरी एंड वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर एनिमल्स का, डेटा सिस्टम एंड एनालिटिक्स और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन। दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। पेंडेमिक फंड के बारे में एक बार जान लेते हैं। पेंडेमिक फंड जो था वो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 8 सितंबर 8 and 9 2022। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडोनेशिया। जो वर्ल्ड बैंक है, इट सर्व एज ट्रस्टी ऑफ द पेंडेमिक फंड। तो पेंडेमिक फंड के जो ट्रस्टी है, दैट इज वर्ल्ड बैंक। द पेंडेमिक फंड प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड स्ट्रीम ऑफ एडिशनल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू स्ट्रेंथन क्रिटिकल पेंडेमिक प्रिवेंशन। तो अभी तक क्या था, कोविड के लिए बहुत सारे या ऐसी डिजीज के लिए बहुत सारी कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कोई आइसोलेटेड फंड नहीं था। तो G20 पेंडेमिक फंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इट इज बेसिकली टू प्रिवेंट फर्दर पेंडेमिक एंड किस तरह से हेल्प कर सके लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज की टू फाइट एनी फ्यूचर पेंडेमिक। Fund has already raised $2 billion in seed capital from 25 sovereign and philanthropic contributor. So this was about G20 pandemic fund, जिससे प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है, जो इंडिया ने लॉन्च किया है, इट इज एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। तो आई होप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट इसमें पता चल गए। नेक्स्ट है WTA फाइनल्स 2024। So for ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहले जो WTA फाइनल्स जो है, ये इवेंट जो है डेट इज रिलेटेड टू टेनिस स्पोर्ट के साथ ये इवेंट को रिलेट किया जाता है। इसको 2024 में जिस प्लेयर ने जीता उसका नाम है कोको गॉफ। कोको गॉफ ने ओलंपिक गोल्ड मेडल ज़ेंग क्विनवेन को हटा के WTA फाइनल्स की ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, जो कि कहां पे हुई है? रियाद, सऊदी अरेबिया में। तो ये जो अब की बार का WTA फाइनल्स की जो ट्रॉफी है, वो रियाद, सऊदी अरेबिया में होस्ट करी, कोको गॉफ ने से जीता है। गॉफ टुक होम $4.8 मिलियन इन प्राइज मनी। ये जो $4.8 मिलियन का जो विनिंग अमाउंट है, ये किसी भी प्रोफेशनल इवेंट जो वुमेन की स्पोर्ट हिस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा है। कोई भी टेनिस प्लेयर ने अभी तक इतना बड़ा अमाउंट नहीं जीता है जो कि कोको गॉफ ने ओलंपिक गोल्ड मेडल ज़ेंग क्विनवेन को हरा के जीता। वर्ल्ड नंबर 1, इसके अलावा जो इससे बड़ा अमाउंट था वो प्रोफेशनल इवेंट में नहीं है। वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर टुक होम द टॉलेस्ट प्राइज मनी सम अ टेनिस हिस्ट्री में, जो कि था $6 मिलियन, विच वाज आफ्टर इन एग्जीबिशन टूर्नामेंट। तो लेकिन ये एग्जीबिशन टूर्नामेंट नहीं था, जैसे प्रॉपर प्रोफेशनल इवेंट, जिसमें सबसे हाईएस्ट अभी तक का जो अमाउंट है वो कोको गॉफ ने जीता है इन टेनिस। नेक्स्ट टॉपिक इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी अभी रिसेंटली इंडिया के जो पुराने चीफ जस्टिस थे, 58 चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, वो रिटायर हुए हैं, और जो नए चीफ जस्टिस इंडिया के बने उनका नाम है संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना को 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। अब देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं,
बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं, चाहे वो लॉ के हो, एसएससी का कोई भी पेपर हो, उसमें चीफ जस्टिस के क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बात करें चीफ जस्टिस की, तो सबसे पहले ये चीज आपको पता होना चाहिए, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है इंडियन जुडिशरी का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी कोई प्रोसेस नहीं बना रखा है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124(1) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा और इसको एक चीफ जस्टिस हेड करेगा, लेकिन वो चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होगा वो कहीं पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बता रखा। अब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो होती है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 124(2). तो ये ओथ जो होती है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस की, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाता है। अब धीरे धीरे किस तरह से अपॉइंटमेंट होती है, तो इन द फर्स्ट जजेस केस 1982 सबसे पहले ये था, जो भी सीनियर मोस्ट जज था वो सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस अपॉइंट होता था। In the first judges case 1982, it was ruled that consultation with Chief Justice does not mean concurrence and only imply exchange of views and Chief Justice decision is not binding on President. ये चीज ये थी कि जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस होता था वो नाम सजेस्ट करता था, तो फर्स्ट जजेस केस में ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस आपको कंसल्टेशन करके जो नाम दे रहा है, डेट इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट टू अपॉइंट दिस। सेकेंड जजेस केस में डिसीजन को रिवर्स किया गया एंड consultation was changed to concurrence and it was advice tendered by Chief Justice of India is binding on President, but Chief Justice should advise after consulting two most senior colleagues. तो ये कहा गया चीफ जस्टिस दो सीनियर मोस्ट जजेस कलीग से कंसल्ट करके जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को देगा, इट इज नॉट एन एडवाइस, प्रेसिडेंट को वो बाइंड है। देन आया थर्ड जजेस केस। आज की डेट में कोर्ट ने एक कॉलेजियम सिस्टम लाया है जिससे चीफ जस्टिस अपॉइंट होता है। तो आउटगोइंग चीफ जस्टिस कंसल्ट ए कॉलेजियम ऑफ 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर सजेस्टिंग नेम टू प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट चीफ जस्टिस। अगर उसमें से कोई भी 2 जज भी अगर एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो आपका चीफ जस्टिस जो है वो गवर्नमेंट उसको नाम को रिकमेंड नहीं कर सकता। यूनियन कैबिनेट ऑफ पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो इट इज इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें पॉइंट है। तो चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ओथ प्रेसिडेंट दिलाता है। चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। आर्टिकल 124(1) ये स्टेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट होगा और चीफ जस्टिस होगा, और आर्टिकल 124(2) ये कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ही विल अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई प्रोसेस नहीं बताया, बस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग ओथ ऑफ एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। नेक्स्ट टॉपिक इज WMO रिपोर्ट। WMO होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। इसकी एक रिपोर्ट आई है टाइटल स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट 2024। इस रिपोर्ट को रिलीज कहां पे किया गया है? इन COP29 जो हो रही है उसमें इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया WMO ने, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट 2024। इस पॉइंट रिपोर्ट के मेजर पॉइंट की बात करें तो रिपोर्ट इशूड ए रेड अलर्ट एज द ईयर 2024 इज ऑन द ट्रैक टू बी द वार्मेस्ट। प्लेनेट का सबसे वार्मेस्ट ईयर जो है वो 2024 बनने वाला है। इसके अलावा 2015 से 2024 जो है डिकेड, जो पूरे 10 साल है, इट इज ऑन द वे ऑफ बिकमिंग द वार्मेस्ट डिकेड एवर ऑन रिकॉर्ड। इसके अलावा जनवरी टू सितंबर 2024 ग्लोबल मीन सरफेस एयर टेम्परेचर वाज 1.4 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल एवरेज बूस्टेड बाय एल नीनो। एल नीनो की वजह से जो मीन सरफेस एयर टेम्परेचर था वो इतना अबव था एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल एवरेज। इसके अलावा रिपोर्ट ऑल्सो हाइलाइटेड द फास्ट डिप्लीटिंग सी एक्सटेंट बोथ द पोल। फ्रॉम 2014 से 2023 तक जो ग्लोबल मीन सी लेवल है वो आपका बढ़ा है बिकॉज आइस आर मेल्टिंग। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसमें से ये स्टार्टिंग के पॉइंट मेन है जो कि रिपोर्ट में है। रिपोर्ट COP29 में रिलीज की गई थी जो कि अभी हो रही है बाकू में, जैसा कि अभी बताया गया था। अब अगर मैं WMA के बारे में डालूं तो इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है जिसका मेन काम है टू प्रमोट वर्ल्ड वाइड मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन सिस्टम। 23 मार्च 1950 को यह एस्टेब्लिश हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। तो फाइट का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में था, उसके बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर लॉज़ान की जगह जेनेवा में, लेकिन है स्विट्जरलैंड में। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से WMA का ओरिजिनेशन हुआ जो कि 1873 में बनी थी। टोटल 193 मेंबर है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज हेल्ड एनुअली ऑन 23 मार्च एवरी ईयर। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जीके। आपको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है वो 23 मार्च को होता है।
अब गवर्निंग स्ट्रक्चर की बात करें तो WMO इज गवर्न बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस विच मीट्स हर 4 साल में इस कांग्रेस को मिलते हैं टू सेट पॉलिसी एंड प्रायोरिटी। कांग्रेस के बाद जो होता है इट इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है विच इज लेड बाय प्रेसिडेंट। तो कांग्रेस के नीचे एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है विच इज लेड बाय प्रेसिडेंट। सेक्रेटरीट इज एन 8 डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद स्टाफ ऑफ 200 हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल की होती है जो, और ये जो सेक्रेटरी जनरल होता है ये 2 4 ईयर टर्म से मतलब 8 साल तक सर्व कर सकता है। करंट प्रेसिडेंट जो WMA का है ही इज अब्दुल्ला अल मंदोस यूएई के, और सेक्रेटरी जनरल सेलेस सोला अर्जेंटीना। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि WMA के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP। तो अभी ये न्यूज में इसलिए नीति आयोग चेयरमैन BVR सुब्रमण्यम ने ये कहा है कि इंडिया शुड कंसिडर ज्वाइनिंग एग्रीमेंट सच एज RCEP। RCEP को नीति आयोग चेयरमैन ने कहा है कि इसे ज्वाइन करना चाहिए। तो RCEP है क्या? इट इज ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग द एशिया पैसिफिक कंट्री, जो कि इंडिया ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। टोटल 15 मेंबर कंट्रीज हैं RCEP में, जिसमें से 10 तो एशियन कंट्रीज हैं, इसके अलावा 5 एक्स्ट्रा कंट्रीज हैं। तो 15 कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसमें से 15 में से 10 मेंबर कंट्री एशियन है जो कि यह है, और इसके अलावा 5 एक्स्ट्रा कंट्री है। ये जो 15 मेंबर कंट्री है दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। तो इस वजह से ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक है इट इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक ऑफ हिस्ट्री। अभी तक इतना बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं हुआ है। पर्पस ऑफ RCEP सिंपल सा है कि जो भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो आसानी से एक दूसरे के पास पहुंच सके अक्रॉस रीजन। नवंबर 2020 में साइन किया गया था और 1 जनवरी 2022 में इफेक्ट में आया। RCEP इज मेन एक्सपेक्टेड टू एलिमिनेट 90% और 90% टैरिफ जो इंपोर्ट के बीच में आता है। RCEP उसे कोशिश करता है हटाने की विद इन 20 ईयर्स ऑफ कमिंग इनटू फोर्स। फॉलोइंग कंट्रीज हैव अप्लाइड फॉर एक्सेशन। ये कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है: बांग्लादेश, हांगकांग, श्रीलंका, चाइल। इंडिया अभी तैयार नहीं है, इंडिया को ओपन इन्विटेशन है इसे ज्वाइन करने का, बट इंडिया इज नॉट विलिंग टू ज्वाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज लिग्नोसैट, द फर्स्ट सैटेलाइट मेड ऑफ वुड। तो लिग्नोसैट जो है इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट मेड ऑफ वुड। तो ये पूरी लकड़ी की नहीं बनी है, मैं समझाता हूं क्या है। देखो न्यूज में इसलिए क्योंकि वर्ल्ड की सबसे पहली वुड पैनल सैटेलाइट को 5 नवंबर को स्पेस में लॉन्च किया गया है। मेन पर्पस है टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ वुड फॉर फ्यूचर स्पेस ट्रेवल। सैटेलाइट का जो नाम है डेट इज लिग्नोसैट। जो सैटेलाइट का नाम रखा गया वो लिग्नोसैट है, और ये डेवलप किया क्योटो यूनिवर्सिटी इन जापान। तो जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी ने इसे लॉन्च किया है। सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसैट, और ये वुड पैनल सैटेलाइट, मतलब चारों तरफ इसके वुड के पैनल बने हुए हैं। आफ्टर अ मंथ, अभी ये लॉन्च किया गया, मंथ के बाद इट विल बी रिलीज इनटू ऑर्बिट अबव द अर्थ वेयर इट विल रिमेन फॉर 6 मंथ, और 6 महीने तक इसकी स्टडी की जाएगी। तो अब लिग्नोसैट क्या है? लिग्नोसैट इज द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च बाय जापान। जैसा मैंने बताया आपको, लिग्नोसैट की मेजरमेंट बहुत छोटी है, जैसे एक छोटा सा डब्बा होता है। इट मेजर 4 इंचेस 10 सेंटीमीटर ईच साइड एंड वे 900 ग्राम। खाली वेट इसका 900 ग्राम है। सैटेलाइट वाज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स विच ईच साइड मेजरिंग 10 सेंटीमीटर। हर एक साइड का मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर का, एक स्क्वायर शेप में, क्यूब शेप में ये सैटेलाइट को बनाया गया है। और सैटेलाइट का नाम लिग्नोसैट जो है इट इज बेसिकली ऑन द बेसिक लैटिन वर्ड फॉर वुड। पैनल्स जो थे इसमें जो वुड यूज किया गया वो है मंगोलिया वुड। ये इंपॉर्टेंट है, इसके जो पैनल में वुड यूज किया गया वो है मैग्नोलिया वुड यूजिंग ए जैपनीज क्राफ्ट, जिसमें कोई भी ग्लू या आपका कोई भी स्क्रूज यूज नहीं किए सैटेलाइट को होल्ड करने के लिए। लिग्नोसाइट इज नॉट एंटायरली मेड ऑफ वुड। बाहर का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका वुड का है, और अंदर के जो सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो अभी एल्यूमिनियम के यूज किए गए। तो ये पूरी 100% वुड की नहीं है, लेकिन हाँ और कंपेयर्ड सैटेलाइट से बाहर का जितना स्ट्रक्चर है वुड का है। अब लिग्नोसैट की नीड क्या थी? देखो होता क्या है, अभी जितनी सैटेलाइट बनती है दे आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। तो जब ये सैटेलाइट में क्या होता है, जब कोई भी सैटेलाइट की लाइफ साइकिल एंड होती है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके वो बर्न हो जाती है। तो जब भी वो बर्न होती है कोई भी एल्यूमिनियम की सैटेलाइट, तो इट प्रोड्यूसेस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है, दीज गैसेस कैन डैमेज द प्लेनेट ओजोन लेयर।
तो इस प्रोटेक्शन को बचाने के लिए कि ओजोन लेयर डैमेज ना हो, अब ये कोशिश की जा रही है कि जो सैटेलाइट उसमें एल्यूमिनियम को ना यूज करके कोई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि आपके बायोडिग्रेडेबल है उनको यूज किया जाए। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग मैग्नोलिया फॉर एल्यूमिनियम, सैटेलाइट जो है वो आपके पॉल्यूटेंट्स को वो नहीं करेगी इंट्रोड्यूस, जिससे एटमॉस्फेयर डैमेज नहीं होगा। तो इट इज वन ऑफ द मेजर टू सेव क्लाइमेट चेंज या ओजोन लेयर बेसिकली। नेक्स्ट इज रिसेंट सर्ज ऑफ 4B मूवमेंट इन यूएस। अब ये इसमें मेन बस आपको 4B मूवमेंट जानना है क्या होता है। ये न्यूज में इसलिए क्योंकि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आपको पता भी हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत गए। तो उसके बाद एक साउथ कोरियन मूवमेंट है 4B मूवमेंट, वो ऑनलाइन बहुत ट्रैक्शन गेन कर रही है, बहुत प्रमोशन में है। ये मूवमेंट बेसिकली क्या होती है, इट इज ए मूवमेंट फॉर द सपोर्ट ऑफ वुमेन टू एब्सटेन, एब्सटेन मतलब अपने आप को रोकना, फ्रॉम डेटिंग, सेक्स, मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ। ये मूवमेंट यूएस में इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कई रिमार्क्स को मिसोगाइनिस्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट धीरे धीरे यूएस में इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप को जीतने के बाद ट्रेंड कर रही है। तो 4B मूवमेंट है क्या, हमें बस इतना पता होना चाहिए हमारे पेपर के लिए। 4B मूवमेंट जो है इट वाज ओरिजिनेटेड इन साउथ कोरिया। अराउंड 2016 में साउथ कोरिया में मूवमेंट जो है वो ओरिजिनेट हुई। साउथ कोरिया आपको पता है इट इज ए कंट्री विच इज नोन फॉर मेल डोमिनेंस। उसमें वुमेन के लिए काफी जो है मिसोगाइनिस और चीजें होती है, जेंडर इनइक्वालिटी है। तो उसके अगेंस्ट में 4B मूवमेंट जो है, और मी टू मूवमेंट से भी इन्फ्लुएंस होकर 4B मूवमेंट शुरू हुई थी। इसमें जो 4B होते हैं इट स्टैंड फॉर 4 रिफ्यूजल इन कोरियन लैंग्वेज। कोरियन लैंग्वेज में 4 रिफ्यूजल जो 20 से होते हैं, ब्योनई, बिसेकेसु, बिहोन और बिचुलनसन। मीनिंग ऑफ 4B, अगर आप नो डेटिंग मैन इज बियोनस, नो सेक्स विद मैन इज बिसेक्सु, नो मैरिज इज बिहोन एंड नो चाइल्ड में बिचुलसन। तो इन 4B को मना करने के लिए, 4 रिफ्यूजल के लिए 4B मूवमेंट साउथ कोरिया में शुरू हुई थी। द प्रोपोनेंट्स ऑफ 4B मूवमेंट बिलीव दैट यूज्ड अनलेस मैन वर्क मोर एक्टिवली फॉर जेंडर, तो एक तरह से जेंडर इक्वालिटी के लिए मूवमेंट है कि जब तक जो साउथ कोरियन मैन के लिए कहा जाता था दे विल नॉट सपोर्ट वुमेन इक्वालिटी, तब तक ये मूवमेंट 4B मूवमेंट जो है वो साउथ कोरिया से शुरू हुई। Why movement emerged in South Korea? Report published in 2018 showed that in the previous 9 years, at least 824 women in South Korea had been killed and further 602 were put at risk of death by violence at the hand of their intimate partner. Husband, boyfriend से भी इतनी वुमेन्स को, तो इंडिया में ही खाली ये नहीं है कि वुमेन इक्वालिटी इंडिया में तो बहुत लोग कर रही है, बट साउथ कोरिया जैसी कंट्री में देख सकते हो क्या हाल है। साउथ कोरियन मैन इनकम इनइक्वालिटी भी है, अर्न 31.2% मोर देन एवरेज देन वुमेन। Next is 18th, Starmer becomes first British PM since Churchill to attend armistice. ये न्यूज में इसलिए कियर स्टारमर जो कि आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर टू अटेंड आर्मिस्टिस डे। फ्रांस में उन्होंने अटेंड किया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो विंस्टन चर्चिल के बाद ही इज द प्राइम मिनिस्टर हु हैज अटेंडेड आर्मिस्टिस डे इन फ्रांस। अब आर्मिस्टिस डे क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट। द डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आर्मिस्टिस डे को स्टार्ट किया गया सेलिब्रेट करना आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वॉर। बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एंडिंग को कॉमेमोरेट करने के लिए आर्मिस्टिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। आर्मिस्टिस डे को रिमेम्बरेंस डे भी कहा जाता है इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड एज वेटरन्स डे इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो सेम डे को अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्रीज में जाना जाता है। आर्मिस्टिस डे ऑल्सो इज नोन एज, फ्रांस में आर्मिस्टिस डे जो होता है इट इज रिमेम्बरेंस डे इन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एंड वेटरन्स डे इन यूनाइटेड स्टेट। हर साल ये 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मिस्टिस डे की अगर बात करें तो ये हर साल 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इट बेसिकली कॉमनरेट्स द एग्रीमेंट बिटवीन द अलाइज ऑफ जर्मनी एट फ्रांस। फ्रांस में 11 नवंबर को एग्रीमेंट हुआ था टू एंड द वर्ल्ड वॉर, जिसे ये सेलिब्रेट करता है एग्जैक्टली एट 11 AM, सिंबलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ 11th आवर ऑफ द 11th डे ऑफ 11th मंथ। तो बेसिकली 11 नवंबर इज 11/11 और सवेरे 11 बजे साइन किया गया। तो 11/11/11 सिग्निफाइज एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन 11 नवंबर एग्जैक्टली एट 11th आवर। द नेम रिमेम्बरेंस डे वाज अडॉप्टेड, बाद में अडॉप्ट किया गया आर्मिस्टिस डे के बाद, टू रिमेंबर जिन लोगों ने उस समय सेक्रीफाइस दिया था अपनी जान का, जो लोग क्या कहते हैं जो सोल्जर्स मारे गए थे उनको रिमेंबर करने के लिए रिमेम्बरेंस डे का नाम दिया गया। दिस डे ऑनर द सेक्रीफाइस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल इन द आर्म फोर्सेस। ए फॉर्मल पीस एग्रीमेंट इसके बाद जो हुआ था इट वाज इन ट्रीटी ऑफ वर्सले, बट मेनली 11 नवंबर को आर्मिस्टिस बनाया जाता है। वर्ल्ड वॉर वन बिगन 1914 में आफ्टर द, ये तो आपने पढ़ा होगा।
तो इसके एक्सप्लेनेशन के बाद ऑस्ट्रिया के ये हुआ। तो मेन चीज आर्मिस्टिस 11 नवंबर को बनाया जाता है, स्टार्टिंग इन फ्रांस। फ्रांस में अब की बार ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने आफ्टर विंस्टन चर्चिल इस इवेंट को अटेंड किया। नेक्स्ट वी विल गो टू 19th माइंडफुलनेस सिटी इन भूटान। अब ये न्यूज में क्यों है, भूटान ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है माइंडफुलनेस सिटी इन जेलेपू। तो भूटान इज रिसेंटली स्टार्ट रेजिंग फंड्स फॉर दिस प्रोजेक्ट बाय लॉन्च ऑफ फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम फ्रॉम नॉन रेसिडेंट भूटानीज। तो भूटान ने इस प्रोजेक्ट के लिए नॉन जो सिटीजन भूटान में नहीं रहते उनसे फंड रेज करने के लिए अभी कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। तो अभी हम लोग को ये जानना जरूरी है, माइंडफुलनेस सिटी पहली चीज आपको याद रखनी है, भूटान में बनाई जा रही है कौन सी सिटी में, जेलेपू, और इसका नाम है जेलेपू माइंडफुलनेस सिटी, जिसे जीएमसी के नाम से भी जाना जाता है। जेलेपू इज एन इंपॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग फॉर इंडियन ट्रेवलर्स। माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट हैज बीन एनविजन्ड बाय किंग ऑफ भूटान जो है जिग्मे खेसर, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है। ये कहा जाता है कि जो सिटी है इट विल लाई इन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, 2500 स्क्वायर किलोमीटर की सिटी स्प्रेड होगी। ये सिटी का अपना गवर्नमेंट होगा, अपनी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, और सिटी जो है इट विल बॉर्डर इंडिया एंड विल एम टू बी एन इकोनॉमिक कॉरिडोर लिंकिंग साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो भूटान में ये सिटी बन रही है, सिटी का नाम है माइंडफुलनेस सिटी। कहां पे बन रही है, जेलेपू में। इट विल बी ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, इंडिया को बॉर्डर करेगी ये, और ये एक तरह से इकोनॉमिक कॉरिडोर लिंक होगा साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। तो दिस इज अबाउट माइंडफुलनेस सिटी इन भूटान। अब मूव करते हैं अपनी 20th हेडलाइन पे, रूरल हाउसिंग स्कीम। तो यूनियन मिनिस्ट्री, ये न्यूज में इसलिए, रूरल डेवलपमेंट एलोकेटेड 37.8 लाख हाउसेस टू 18 स्टेट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके अंदर स्टेट यूनियन मिनिस्ट्री ने इतने हाउसेस को अलॉट किया है। छत्तीसगढ़ हैज बीन अलॉटेड हाईएस्ट नंबर ऑफ हाउसेस बनाए जाएंगे, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा हाउसेस छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे इस साल में, देन महाराष्ट्र। अदर स्टेट इन द टॉप 5 लिस्ट आर मध्य प्रदेश, गुजरात एंड बिहार। तो ये 5 स्टेट ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेस बनाए जाएंगे इन ईयर 2024-25। टारगेट सेट फॉर सेकंड फेज इज 2 करोड़ हाउसेस बाय 2028-29। या भी जब श्री मोदी पावर में आए थे उसके बाद सबसे पहला डिसीजन उन्होंने इसी योजना के लिया था, जिसमें इन्होंने फंड अलॉटमेंट भी बढ़ाई थी और नए टारगेट भी दिए थे। तो इसी को ईयरली वाइज बाइफर्केशन अब की बार न्यूज में आई है। सेंटर है स्टॉप, इसमें से एक स्टेट ऐसा है वेस्ट बंगाल, जिसमें इसके सेंटर ने स्टॉप कर दिया रिलीज ऑफ फंड, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। इसके अलावा तेलंगाना जो है उनसे फर्स्ट फेज PMAYG का अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का इंप्लीमेंट नहीं किया। ब्रीफ अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। इट इज ए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम इनिशिएटेड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू लो एंड मॉडरेट इनकम रेसिडेंट अक्रॉस द कंट्री। प्रधानमंत्री स्कीम के 2 कंपोनेंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पुअर के लिए, और ग्रामीण फॉर रूरल पुअर। तो अब ये हम लोग अभी ग्रामीण के बारे में जान लेते हैं, इसके मेन फीचर क्या क्या है। Each beneficiary gets fund up to rupees 1.2 lakh in the plain और 1.3 लाख इन हिली स्टेट। तो हिली स्टेट में 1.3 लाख मिलता है और 1.2 लाख मिलता है आपको किसमें, नॉर्मल प्लेन में। मनी इज रिलीज्ड इन 4 इंस्टॉलमेंट एंड द बेनिफिशियरी इज गिवन 12 मंथ टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। सेंटर ऑफ स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ स्टेट जो है वो 60:40 के रेशियो में फंड को शेयर करती है। 60% पैसा, जैसे 1.2 लाख अगर देना है, इसका 60% जो है वो सेंटर देगी, 40% आपका स्टेट देगा। लेकिन अगर यही स्टेट आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या 2 हिमालयन स्टेट या जम्मू एंड कश्मीर, तो रेशो 90:10 है। और सेंटर बियर्स 100% ऑफ द कॉस्ट इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग लद्दाख। तो ये स्कीम के कुछ मेन पॉइंट है। नेक्स्ट हेडिंग है, हेडलाइन है, फर्स्ट ऑल वुमेन CISF रिजर्व बटालियन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ये न्यूज में इसलिए, उसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर अमित शाह, श्री अमित शाह, उन्होंने अप्रूव कर दी है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट एवर ऑल वुमेन CISF बटालियन। तो वुमेन यूनिट विल बी कॉल्ड रिजर्व बटालियन में टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 1025 वुमेन की ये एक बटालियन बनाई जाएगी, जो कि सीनियर कमांडेंट रैंक ऑफिसर लेड करेगा। अभी तक CSF में 12 रिजर्व बटालियन है अंडर एस्टेब्लिशमेंट प्रेजेंट, एंड अभी तक क्या है, दोनों मिक्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। वुमेन पर्सनल जो है वो 7% CSF को कॉन्स्टिट्यूट करती है, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑल वुमेन CISF बटालियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव कर दी है। तो CISF देखो क्या होता है, CISF इज ए सेंट्रल पुलिस फोर्स दैट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
ये डिफेंस में नहीं आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है। सेंट्रल पुलिस फोर्स का एक पार्ट है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये कब बनाई गई थी? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन 15 मार्च 1969 विथ इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ 2800, जो कि बढ़ के अब 2 लाख की हो गई है। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ सीआईएसएफ की है 2 लाख। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। सीआईएसएफ का देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट होती है, क्रिटिकल फैसिलिटीज, न्यूक्लियर पावर हो गया, एटॉमिक पावर प्लांट हो गया, करेंसी नोट की प्रेसिंग होगी, ये सारी की सारी प्रोटेक्शन सीआईएसएफ में आती है। इसके अलावा आज की डेट में जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ सेफ, मेट्रो, एयरपोर्ट, इन सबके जो वीआईपी सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे, ये सारी भी सीआईएसएफ प्रोवाइड करती है। प्रेजेंट हेड जो है ही इज राजविंदर सिंह भट्टी, सीआईएसएफ के प्रेजेंट हेड है। स्ट्रक्चर में क्या है, सीआईएसएफ जो होती है इट इज हेडेड बाय इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। आईपीएस हेड करता है, नॉट एन आईएएस, ये याद रखिएगा। आईपीएस इसे हेड करता है विद द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल। फोर्स को डिवाइड किया गया 9 सेक्टर में। एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट के लिए, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ट्रेनिंग, साउथ ईस्ट, सेंट्रल, एंड ऑल्सो एज ए फायर सर्विस विंग। अच्छा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में सीआईएसएफ एक ऐसा एक विंग है जिसकी अपनी फायर सर्विस विंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फायर सर्विस विंग जो है वो सीआईएसएफ में। तो दीज आर ऑल अबाउट सीआईएसएफ। तो फर्स्ट वुमेन बटालियन फोर्सेस जो है वो अपॉइंट की गई है। नेक्स्ट हेडलाइन, सेंटर नोटिफाइज न्यू वाटर एक्ट रूल। ये ऑनगोइंग है। देखो ये बहुत लेंथी टॉपिक है, आपको अभी बस इतना पता होना चाहिए, न्यूज में इसलिए है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने न्यू रूल्स ऑफ वायलेशन ऑफ वाटर, नए रूल निकाले हैं फॉर वायलेशन ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। तो ये एक्ट का अमेंडमेंट अभी पिछले 4-5 महीने पहले आया था। अब रूल्स जो है ये निकाले गए आफ्टर द अमेंडमेंट मेड टू द वाटर एक्ट, वेयर इन ऑफेंसेज एंड वायलेशन ऑफ द एक्ट वर डीक्रिमिनलाइज। तो क्या क्या रूल्स है पहले ये देख लेते हैं। अंडर न्यू रूल कंसर्न अथॉरिटी में सबसे पहले कोई भी जो अथॉरिटी है जो कि मॉनिटर करती है एक्ट को, अगर कोई वायलेशन होती है तो ये सबसे पहले कोई भी अथॉरिटी कैन फाइल ए कंप्लेंट टू द एजुकेटिंग ऑफिसर। ये जो एजुकेटिंग ऑफिसर है इसकी पावर है टू इशू नोटिस टू पर्सन जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है। लेकिन एजुकेटिंग ऑफिसर जो है ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के नीचे रैंक का एजुकेशन ऑफिसर नहीं होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। एजुकेशन ऑफिस जब उसके बाद डिसाइड करेगा कि कोई एक्सप्लेनेशन जो दी गई है वो सही है या नहीं और इंक्वायरी इसमें और आगे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर किसी वायलेटर को डिफेंड करना है, लीगल एड भी ले सकता है वो। होल प्रोसेस जो है दैट इज टू बी कंप्लीटेड इन 6 मंथ फ्रॉम इशू ऑफ नोटिस। 6 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस करना है। अब अगर मान लीजिए इस ऑफिसर ने कोई अपील दे दी, इसके अगेंस्ट अगर अपील करना है तो एनजीटी इज द अथॉरिटी जहां पे जाके अपील किया जा सकता है। अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय एजुकेटिंग ऑफिसर में बी मेड बिफोर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आफ्टर डिपॉजिटिंग 10% ऑफ द पेनल्टी रेट। जितनी पेनल्टी लगाई है उसका 10% डिपॉजिट करने के बाद एनजीटी में अपील किया जा सकता है। पेनल्टीज इंपोज बाय एजुकेटिंग ऑफिसर विल बी क्रेडिटेड टू, कहां पे जाएंगी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड एस्टेब्लिश अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो एजुकेटिंग ऑफिसर ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का होना चाहिए। अपीलिंग अथॉरिटी एनजीटी, 10% पेनल्टी जमा कराने के बाद 6 महीने में प्रोसेस कंप्लीट होना है और जो भी पेनल्टी लगेगी वो जाएगी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड एस्टेब्लिश अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अमेंडमेंट बिल। जो ये बिल आया था, जो एक्ट आया था, तो ये कौन से एक्ट को अमेंड किया गया था? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। 1974 वाले एक्ट को अमेंड करके ये वाला एक्ट बनाया गया था। एक्ट डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस। तो मेन चीज क्या थी अमेंडेड एक्ट में? जो भी छोटे छोटे ऑफेंसेस उन्हें डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन। अमेंडेड बिल में एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जाम, अगर कई इंडस्ट्रियल प्लांट्स अगर लगने हैं और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सोचते है कि इसे एग्जाम करना है फ्रॉम सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि दे कैन टेक दिस डिसीजन। इट ग्रांटेड सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइन। अभी तक क्या होता था, जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थे उसके चेयरपर्सन को अपॉइंट करने में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता था। लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल दिया गया टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइन फॉर द नॉमिनेशन ऑफ चेयरपर्सन फॉर द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बिल जो है वो इनिशियली हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूनियन टेरिटरी में और धीरे धीरे आगे के स्टेट में रेजोल्यूशन पास करके इसको एक्सटेंड किया जाएगा। हिस्ट्री ऑफ वाटर एक्ट। वाटर एक्ट क्यों आया गया था? द ग्राउंड वर्क फॉर द एक्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट
1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एंड वाज इनेक्टेड इन 1974। वाटर एक्ट एस्टेब्लिश सेंट्रलाइज्ड वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, और जो सीपीसीबी था वो भी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इसी एक्ट के बाद 1974 में एस्टेब्लिश की गई थी। दिस इज मेन अबाउट रूल्स जो कि अभी अभी रिसेंटली पास हुए हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं 23rd टॉपिक, 18 प्रवासी भारतीय दिवस। तो सबसे पहले तो देखो प्रवासी भारतीय दिवस, ऑप्शन नाम से समझ लोगे, प्रवासी होता है जो हमारे देश में नहीं रहते लेकिन भारतीय हैं। तो ये बात करने जा रहे हैं हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस की। ये न्यूज में इसलिए क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो जनवरी 8 से 10 भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस इंडिया में भुवनेश्वर उड़ीसा में होने जा रहा है, जो कि आपका 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है। होगा कब? 8 से 10 जनवरी। अब इससे पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है। अगर बात करें इस बार की थीम की, तो थीम है इसका डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल कॉन्फर द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। तो देखो प्रवासी भारतीय दिवस दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हर साल प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में होता है, अब की बार ये भुवनेश्वर में हो रहा है। दूसरा, हर बार जब ये दिवस होता है तो कुछ भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाता है। ये जो अवार्ड है ये हमारे देश का प्रेसिडेंट देता है, जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देंगी। तो अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। देखो क्या है, अगर आप देखो प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी हो रहा है। नॉर्मली जो मेन प्रवासी भारतीय दिवस की डेट है वो है 9 जनवरी। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसका एक पीछे बहुत अच्छी कहानी है। ये अवार्ड क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी। जो इंडियन हमारे इंडिया से बाहर रह रहे हैं और इंडिया की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन सबको इकट्ठा करके उन सबको इनवाइट करके प्रवासी भारतीय दिवस किया जाता है 9 जनवरी को। ये देश क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू रिमेंबर द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू मुंबई ऑन 9 जनवरी 1915। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रवासी भारतीय दिवस ऐसे ही नहीं कि खाली गेट टुगेदर है, इसके एक बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से मुंबई 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसीलिए इसी डेट को चूज किया गया है टू रिमेंबर महात्मा गांधी ऑल्सो एंड टू सेलिब्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी। अब ये इवेंट जो था ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 2000 में, तो ऐसा नहीं है 1915 से ही किया जा रहा है, आजादी के बाद 2000 में शुरू हुआ था। किसकी रिकमेंडेशन से? एक हाई लेवल कमिटी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ LM सिंघवी। तो ये नाम याद होना चाहिए। इवेंट जो है पहले हर एक साल होता था, लेकिन 2015 से हर 1-2 साल में ये एक बार होता है। पहला इवेंट जो था, पहला स्टेट जो था वो न्यू दिल्ली था, जिसमें इवेंट हुआ था इन 2003। तो 2000 में रिकमेंड हुआ था। पहला इवेंट 2003 में हुआ था न्यू दिल्ली में, और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम प्रवासी भारतीय दिवस भी न्यू दिल्ली में हो चुका है 7 बार। इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फिक्की, CII और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन 2006 से देखिए, अब कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है। होता क्यों है? महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे 9 जनवरी 1915। कब से कसरत रिकमेंड किया? LM सिंघवी 2000 में। स्टार्ट कब से हुआ? 2003 से। 2003 से 2015 तक हर साल हुआ, 2015 से हर 2 साल में हो रहा है। 2006 में प्रवासी भारतीय दिवस के अंदर ही ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI का कॉन्सेप्ट भी तभी से लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान की। तो प्रवासी भारतीय सम्मान ओवरसीज इंडियन अवार्ड जो है, इट इज हाईएस्ट इंडियन अवार्ड फॉर ओवरसीज सिटीजन। जो बाहर इंडियन रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही है, प्रवासी भारतीय सम्मान। ये अवार्ड या तो ओवरसीज इंडियन को या फिर और एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, ये किसे दिया जाता है? या तो किसी इंडियन को या कोई जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो कि एस्टेब्लिश और रन की जा रही है बाय ओवरसीज इंडियन डायस्पोरा। अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देती है, और 2016 से कम 30 लोगों को यह अवार्ड हर 2 साल बाद दिया जाता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट स्टडी रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट वाज रिलीज बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट स्टडी। एक रिपोर्ट रिलीज की है COP29 बाकू में। एक रिपोर्ट आपने WMA की पढ़ी, क्लाइमेट चेंज। अब दूसरी रिपोर्ट जो है वो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट स्टडी है, COP29 में रिलीज की गई है। मेजर पॉइंट रिपोर्ट के क्या क्या है ये आपको
प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी रिपोर्ट के मेजर पॉइंट आपको पता होने चाहिए। पहला है इंडिया कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल एक्सपेक्टेड टू राइज 4.6% इन 2024। फॉसिल फ्यूल से बर्न करने के लिए जो CO2 की एमिशन इंडिया की है वो करीब 4.6% राइज होगी 2024 में। चाइना की एमिशन जो है इट विल इंक्रीज बाय 0.2%, बल्कि यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन की कहा गया है दे आर विल सेट टू बी डिक्लाइन विद ड्रॉप ऑफ 0.6% एंड 3.8% फॉर द EU। Global fossil-based CO2 emission are set to touch high of 37.4 बिलियन टन, a rise of 0.4। टोटल जो पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल CO2 एमिशन है इट इज गोइंग टू बी अराउंड 37.4 बिलियन टन, राइज ऑफ 0.8% फ्रॉम 2023। इंडिया कंट्रीब्यूशन जो ग्लोबल CO2 एमिशन में है टोटल जो है स्टैंड एट 8%, वाइल चाइना, यूएस और EU की है 32%। चाइना 32% कंट्रीब्यूट कर रहा है इन ग्लोबल CO2 एमिशन, यूएस इज 13%, EU इज 7%। इंडिया डेवलपिंग नेशन होने के बाद 8% कंट्रोल कर रहा है, जिसके अभी भी स्टेप लिए जा रहे हैं कंट्रोल करने के। Emission from the rest of the world, which together account for 38% of global emission, could see a rise of 1.1%. India, the world third largest greenhouse gas emitter, has pledged to reach net zero emission, balancing emission with renewable by 2070 और 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक। तो ये मेन जो है ये पॉइंट है कुछ जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट स्टडी है क्या? द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2001। इसका मेन काम है टू अंडरस्टैंड कार्बन साइकिल, कार्बन के सोर्सेस क्या है और कार्बन कैसे वापस सिंक में जाती है, ये पूरा कार्बन साइकिल स्टडी करने का काम जो है ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट करता है। मेनली इसमें इंपॉर्टेंट ये 3 गैसेस को स्टडी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये एक प्रोजेक्ट खाली इन 3 गैसेस को स्टडी करता है। इट वाज फाउंडेड एज ए पार्टनरशिप अमंग द इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम, इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ, ये किसके अंदर काम करता है? अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप के अंदर ये प्रोजेक्ट काम करता है। तो ये याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट ये इसका यूएन से कोई लेना देना नहीं है, WHO से कोई लेना देना नहीं है। इट इज एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट ग्रुप जो कि 3 गैसेस को स्टडी कर रहा है। उसने बाकू में COP29 में एक रिपोर्ट रिलीज करी है। करंट चेयरमैन जो है इसका ही इज बॉब जैक्सन। नेक्स्ट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र न्यूज में क्यों है आपको सबको पता है, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन की वजह से महाराष्ट्र जो यूज है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं आज छोटे से इसमें कि महाराष्ट्र जो है वो कैसे कब फॉर्म हुआ। तो सबसे पहले क्या था, अर्ली ओल्ड बॉम्बे प्रोविंस बिफोर इंडिपेंडेंस। आजादी से पहले पूरा का पूरा महाराष्ट्र और बहुत सारे एरिया ओल्ड बॉम्बे प्रोविंस में आते थे, जिसमें सिंध जो अभी पाकिस्तान में टू नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटक, ये पूरा का पूरा जो एरिया था वो इंक्लूडेड था। इट ऑल्सो कवर्ड, इसके अलावा ओल्ड बॉम्बे प्रोविंस में सिंध हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटक हो गया, इसके अलावा जो प्रेजेंट डे गुजरात है एंड अबाउट 2/3 ऑफ द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, ये सारा का सारा उसमें कवर होता था, एक्सक्लूडिंग अ फ्यू प्रिंसली स्टेट। कुछ प्रिंसली स्टेट को छोड़ के सारी की सारी जो ये स्टेट से वो सब ओल्ड बॉम्बे प्रोविंस में आते थे। 2 मराठी स्पीकिंग रीजन थे, विदर्भा अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस जो कि लेटर मध्य प्रदेश बना, एंड मराठावाड़ ए पार्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ मराठावाड़ ले आउटसाइड द प्रोविंस। अब हुआ क्या, जब आपका इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद क्योंकि हर एक स्टेट जो था वो लिंग्विस्टिकली ग्रुप होने लगा था, तो डिमांड फॉर यूनाइटेड मराठी स्पीकिंग स्टेट जो थी वो इंडिपेंडेंस के बाद मोमेंटम गेन करने लगी। 1953 में मराठी लीडर ने एक पैक्ट साइन किया जिसे नागपुर पैक्ट माना जाता है, सीकिंग टू यूनाइट बॉम्बे स्टेट। उन्होंने बॉम्बे स्टेट, विदर्भा और मराठावाड़ इन तीनों को यूनाइट करने के लिए एक नागपुर पैक्ट साइन किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जो सिटी ऑफ बॉम्बे थी इसमें गुजराती और मराठी दोनों थे जिनके बीच में लड़ाई चल रही थी। लड़ाई इसलिए थी क्योंकि गुजराती का ये कहना था उनकी कर्म भूमि, अभी भी कहा जाता है गुजराती की कर्म भूमि जो है वो मुंबई है, तो महाराष्ट्र गुजराती की कर्म भूमि था क्योंकि जो इकोनॉमिकली जो उस समय बॉम्बे स्टेट था डेट वाज द इकोनॉमिक नर्व सेंटर, जो कि गुजराती के मानते थे कि उनकी मेहनत की वजह से बना है। लेकिन क्योंकि वहां पे बहुत सारे मराठा थे और मराठी स्पीकिंग लोग थे, मराठी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट थे, तो मराठी ये चाहते थे कि वो बॉम्बे स्टेट जो है मराठों के पार्ट हो। स्टेट फिर उसके बाद बहुत फेमस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी आई 1956 में, जिसने ये रिकमेंड किया कि बॉम्बे स्टेट जो है उसमें कुछ नहीं करना चाहिए, इट शुड बी बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेजेस गुजराती और मराठी दोनों कम्युनिटी को साथ में रहना चाहिए। लेकिन वो माना नहीं गया, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया।
उसके बाद लेकिन क्या किया, इट रिकमेंडेड ग्रांटिंग विदर्भा स्टेटहुड, लेकिन सेंटर ने ये सारी चीजें रिजेक्ट कर दी, मेकिंग इट ए पार्ट। विदर्भा को उस टाइम पे बॉम्बे स्टेट का पार्ट बना दिया गया अलॉन्ग विथ मराठावाड़। धीरे धीरे लेकिन क्योंकि जब स्ट्रगल बहुत बढ़ी, सेंटर फाइनली एग्रीड ऑन May 1, 1960, 1 मई 1960 को। ज्यादातर स्टेट आपको पता है 1956 में फॉर्म हुए, लेकिन महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट को दो पार्ट में तोड़ दिया गया, एक था महाराष्ट्र और एक था गुजरात, जिसमें 264 और 132 सीट्स स्प्लिट कर दी गई। तो 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी, महाराष्ट्र की फॉर्मेशन हुई थी फ्रॉम बॉम्बे स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। तो मॉरिशस में इलेक्शन हुए रिसेंटली, नवीन रामागोलम 77 साल के जो है उनको नया प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस का अपॉइंट किया गया है। ये पीएम सीवुक्सकर रामागोलम इनके सन है। इसका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था इन द ईयर 2008। तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री को प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला हुआ है। इसके अलावा ये पहले भी 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके मॉरिशस के, 95 to 2000, 2005 से 2010 एंड 2010 से 2014। नेक्स्ट हेडलाइन है लैंसेट स्टडी ऑन वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो एक स्टडी निकली है लैंसेट स्टडी वर्ल्ड डायबिटीज में। तो न्यूज में क्या है ब्रीफ में, एक क्वार्टर ऑफ अडल्ट लिविंग विद डायबिटीज ग्लोबली आर इन इंडिया। कहते हैं जो टोटल पूरे वर्ल्ड में जितने लोग रह रहे हैं डायबिटीज के साथ 860 मिलियन, स्टडी कहती है उसका 1/4 1/4 212 मिलियन के अराउंड इंडिया में रहते हैं। तेरी तो हो सकते हैं 1/4 जो है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, उसका 1/4 जो है वो इंडिया में रहता है। ये रिपोर्ट एक पब्लिश की गई है वर्ल्ड डायबिटीज डे में। रिपोर्ट जो है वो डेटा कब तक का लिया गया, 2022 तक का। नेशन विद मोस्ट डायबिटिक्स आर, डायबिटिक्स कौन कहां पे, चाइना, इंडिया तो ही गया, इसके बाद चाइना, यूएस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। पाकिस्तान कहीं तो आगे हुआ, ये अच्छी बात है। डायबिटीज में ही चाहे टेररिज्म के अलावा पाकिस्तान जो डायबिटीज में आगे है। चाइना, यूएस, पाकिस्तान, इंडोनेशियन, ब्राजील, ये कुछ और देश है जो कि इंडिया के साथ वर्ल्ड डायबिटीज में आगे हैं। दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल स्टडी ऑफ डायबिटीज। किसने की है, एनसीडी रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन इन कोलैबोरेशन विद डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ के साथ ये स्टडी की गई, लैंसेट स्टडी। रिसर्चर यूज डेटा फॉर ओवर 140 मिलियन 18+ पीपल अवेलेबल इन मोर हजार स्टडी। दो क्राइटेरिया लिए गए थे, एक था फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जिसका 126 से ज्यादा है, एंड HbA1c काउंट ऑफ 6.5%। तो ये दो क्राइटेरिया के हिसाब से 140 मिलियन लोगों का डेटा लेके ये स्टडी को किया गया। डेटा जो था वो 18+ लोगों का ही लिया गया, 18+ लोगों का, और इससे ये रिजल्ट निकाला गया। अब वर्ल्ड डायबिटीज डे कब होता है ये आपको याद रखना है, जिस दिन चिल्ड्रंस डे होता है उस दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे भी होता है, क्योंकि चिल्ड्रंस डे वाले दिन मीठा बहुत खाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे, तो हेल्ड एवरी ईयर ऑन 14 नवंबर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट डायबिटीज। इट वाज लॉन्च्ड इन 1991 बाय इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एट WHO। तो 14 नवंबर को होता है और WHO इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने इसे लॉन्च किया। तो दिस वाज अबाउट द वर्ल्ड डायबिटीज डे। नेक्स्ट मूव करते हैं 15th फाइनेंस कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, उसमें न्यूज में क्यों है, तो लेटेस्ट स्टेट सबसे देखो, एक हमारा होता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो कि अभी रिसेंटली 16th भी अनाउंस हो गया है। तो 15th फाइनेंस कमीशन के बाद ये कहा गया था 15th फाइनेंस कमीशन ने 2020 की रिपोर्ट में कि हर एक स्टेट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होती है कि उसे अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, विच इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एट स्टेट लेवल। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने 2020 की रिपोर्ट में यह रिकमेंड किया था कि जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से अपनी एसएफसी नहीं बनाएगा उसको आगे के 2024 मार्च 2024 के आगे फंड रिलीज नहीं किए जाएंगे। ये 15th फाइनेंस कमीशन ने 2020 की रिपोर्ट में कहा था। तो लेटेस्ट स्टेट जिसने स्टेट फाइनेंस कमीशन अभी बनाया है वो है गुजरात, और नवंबर 4, 2024। अब इसके इस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के जितने स्टेट है दे ऑल हैव कॉन्स्टिट्यूटेड देयर स्टेट फाइनेंस कमीशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि ऐसा स्टेट जिसने स्टेट फाइनेंस कमीशन अभी तक अपॉइंट नहीं किया वो है अरुणाचल प्रदेश। आर्टिकल 243I ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर एसएफसी टू बी अपॉइंटेड एट द एक्सपायरेशन। हर 5 साल बाद आर्टिकल 243 कहता है कि एक नया स्टेट फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए। क्या कहता है आर्टिकल 243? गवर्नर शैल एज सून एज मे बी विद इन 1 year फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 and thereafter expiration of every 5th year constitute a finance commission to review the final position of the panchayat and to make recommendation to the governor as to the principal कौन से स्टेट को कितना फंड देना चाहिए उसके डिस्ट्रिक्ट को, ये सब चीजों के लिए।
तो लेकिन क्योंकि ये फाइनेंस कमीशन स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुए, तो अब अरुणाचल प्रदेश खाली एक ऐसा स्टेट है जहां पे फाइनेंस कमीशन अभी भी नहीं है। 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में जानते हैं। द फाइनेंस कमिश्नर पीरियडिकली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280। तो 280 जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के बारे में बोलता है। 2017 में 15th फाइनेंस कमीशन बना था और 2023 में खत्म किया गया। इसके चेयरमैन थे नंद किशोर सिंह, उसके फुल टाइम मेंबर थे शक्तिकांता दास एंड अनूप सिंह। लेकिन बाद में शक्तिकांता दास जी ने जब आरबीआई के गवर्नर बने तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिसके बाद जो आपके पार्ट टाइम मेंबर थे अशोक लहरी, वो फुल टाइम मेंबर बन गए और शक्तिकांता दास जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो दिस इज अबाउट 15th फाइनेंस कमीशन। अभी रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट है, जिसके चेयरमैन जो है वो अरविंद पनागरिया। तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, बुकर प्राइज। तो 2024 का जो बुकर प्राइज है, इट हैज बीन अवॉर्डेड टू समांथा हॉर्वे, जिसने बुकर प्राइज जीता है फॉर हर नॉवल ऑर्बिटल। द बुक इज अबाउट टेल ऑफ 6 फिक्शनल एस्ट्रोनॉट। बुक किसके बारे में? 6 फिक्शनल एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक दिन के लिए ट्रेवल करते हैं और कैसे वो अलग अलग जगह पे सनराइज सनसेट देखते हैं और डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड देखते हैं, इसके बारे में नॉवल लिखी गई है। नॉवल का नाम है ऑर्बिटल। किसने जीता बुकर प्राइज? वो है समांथा हार्वे। ऑर्बिटल की खासियत ये, इट इज द सेकंड शॉर्टेस्ट बुक टू विन द प्राइज इन द हिस्ट्री। जब से बुकर प्राइज शुरू हुआ है तब से ऑर्बिटल जो है दैट इज द सेकंड शॉर्टेस्ट बुक जिसे ये प्राइज मिला है। सबसे छोटी बुक जिसको बुकर प्राइज मिला है वो है ऑफशोर बाय पेनिलोपे फिट्जगेरल्ड, जो कि 1979 में था। उसके बाद ये प्राइज ऑर्बिटल को मिला है, दिस इज द सेकंड शॉर्टेस्ट बुक। इस साल 5-6 टोटल 6 नॉमिनेशन हुई थे, जिसमें से 5 वुमेन्स थी और खाली एक जो थे वो मैन थे परसिवल एवरेट फॉर जेम्स। इसके अर्थ ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन जो थी वो अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हैं। तो 5 वुमेन में से समांथा हार्वे को ऑर्बिटल के लिए इस बार बुकर प्राइज दिया गया। हार्वे इज फर्स्ट वुमेन इन 5 साल बाद किसी वुमेन को 2019 के बाद ये प्राइज मिला है और ये इसको 50,000 पाउंड प्राइज मनी मिलेगी। लास्ट टाइम ए वुमेन वाज अनाउंस्ड एज ए विनर वाज इन 2019 व्हेन बर्नार्डे एविरास्टो एंड मार्गरेट एटवुड, ये दोनों को जॉइंट विनर दिया गया था। ये कुछ शॉर्ट लिस्टेड थे विनर राइटर्स थे, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। अब समांथा हार्वे की बात करें तो समांथा हार्वे की ये 6th नॉवेल है। ऑर्बिटल जो है समांथा हार्वे की 6th नॉवेल है जिसे बुकर प्राइज मिला है। इसके अलावा जो नॉवल ये 5 लिख चुकी हैं वो है वाइल्डरनेस, ऑल इज सॉन्ग, डियर 3, वेस्टर्न विंड, ऑर्बिटल। ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि राइटर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि समांथा हार्वे अभी बुकर प्राइज जीता है तो उनकी पीछे की नॉवल भी हमें ध्यान होनी चाहिए। वाइल्डरनेस, ऑल इज सॉन्ग, डियर 3, वेस्टर्न विंड, ऑर्बिटल, ये 6 नॉवल है। 6th नॉवल को प्राइज मिला और फर्स्ट नॉवल के लिए शी वॉज नॉमिनेटेड इन 2009 फॉर बुकर प्राइज बट जीती नहीं थी। इसके अलावा शी हैज आल्सो रिटन ए मेमोयर ऑन इंसोम्निया द शेपलेस अनीज विच वाज पब्लिश्ड इन 2020। तो ये तो समांथा हार्वे के बारे में हुआ। अब बात करते हैं बुकर प्राइज के बारे में। तो बुकर प्राइज देखो, इट इज अ लिटरली अवार्ड, एक तरह से बुक्स का ऑस्कर कहा जाता है। हर साल ये फिक्शनल बुक को दिया जाता है। इट वॉज अर्लियर, इससे पहले इसका नाम बुकर प्राइज फॉर फिक्शन भी था, बाद में मैन बुकर प्राइज भी था। 2019 तक मैन बुकर प्राइज था, 2019 से इसका नाम बुकर प्राइज पड़ा खाली। सबसे पहले अवार्ड दिए गए थे 1969 में। तो जब प्राइज क्रिएट हुआ था, जब ये अवार्ड क्रिएट हुए थे, तो खाली जो नॉवेल कॉमनवेल्थ, आयरिश या साउथ अफ्रीकन राइटर ने लिखी है जो वहां के सिटीजन है, कॉमनवेल्थ यूके के हो गए, आयरिश आयरलैंड, साउथ अफ्रीकन, यही खाली जो सिटीजन थे वो प्राइज को एलिजिबल थे रिसीव करने के। मतलब और कोई कंट्री इस प्राइज को, कंट्री के राइटर्स प्राइज को लेने के लिए एलिजिबल नहीं थे। 2014 में एलिजिबिलिटी तो थी, वो किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल के लिए एक्सटेंड कर दी गई। ऑथर कहीं का भी हो, अगर इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल है तो 2014 से सबको इंक्लूड किया गया। होता क्या है, एक 5 पर्सन पैनल जो होता है कंसिस्टिंग ऑफ ऑथर, पब्लिशर एंड जर्नलिस्ट एज वेल एज पॉलिटिशियन, ऑथर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ये सबको अपॉइंट किया जाता है टू गिव द बुकर प्राइज ईच ईयर। बिसाइड दिस, इसके अलावा देखिए अभी मैंने आपको बताया इसकी बुक की बुकर प्राइज जो होता है वो इंग्लिश, इसकी नॉवेल की कंडीशन होती है, ये खाली उनको दिया जाता है जिनकी नॉवेल ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। तो इसी का एक सिस्टर अवार्ड होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो कि उन नॉवेल को दिया जाता है विच आर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो इसके लिए भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए भी 2 कंडीशन है, नॉवेल शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बट पब्लिश्ड इन आइदर यूनाइटेड स्टेट्स और आयरलैंड, या तो भाई यूनाइटेड स्टेट में पब्लिश हो या फिर आयरलैंड में पब्लिश हो।
कंडीशन क्या क्या है बुकर प्राइज देने के लिए? बुक शुड हैव बीन रिटन ओरिजिनल इन इंग्लिश। दो कंडीशन है बस, बुक को इंग्लिश में लिखो और दूसरा बुक को पब्लिश करो या तो यूके या आयरलैंड में। इसके अलावा तीसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन ये दो कंडीशन जब मैट होती हैं तभी बुकर प्राइज के लिए बुक्स की नॉमिनेशन हो सकती है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें रिमेंबर करने, एक तो ये हो गया समांथा हार्वे को मिला। इसके अलावा पहला जो विनर था बुकर प्राइज था वो था एच न्यूबी इन 1969 फॉर ए नॉवल समथिंग टू आंसर फॉर, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बर्नीस रूबेंस इन 1970, मतलब जो अगला अवार्ड था वो एक फीमेल फर्स्ट वुमेन को मिला, जो कि फर्स्ट वुमेन को सेकंड अवार्ड मिला बुकर प्राइज का फॉर द बुक द इलेक्टेड मेंबर। ये तो हो गया पहले पहले अवार्ड। अब बात करते हैं इंडियन की, तो 3 इंडियन ऐसे हैं जिन्हें अभी तक बुकर प्राइज मिल चुका है। अरुंधति रॉय फॉर द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किरण देसाई फॉर इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अरविंद अडिगा फॉर व्हाइट टाइगर। इसके अलावा 2 इंडियन बॉर्न ऑथर जिन्हें कहा जाता है कि इंडियन एनआरआई कह लो, ये वो एक है वीएस नाइपॉल और सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, लेकिन दे आर नॉट कंसिडर्ड इंडियन ऑथर। तो अगर मैं इंडियंस की बात करूं तो 3 इंडियन ऐसे हैं जिनको बुकर प्राइज मिला है, अरुंधति रॉय, किरण देसाई एंड अरविंद अडिगा। नो राइटर हैज वॉन बुकर प्राइज मोर देन 2 टाइम्स, खाली कुछ 4 राइटर ऐसे जिनको बुकर प्राइज 2 बार मिला है। इसके अलावा कोई ऐसा राइटर नहीं है जैसे 2 से ज्यादा बार बुकर प्राइज मिला हो। ये 4 राइटर के नाम है जेजी फेरल, जेएम कॉडजी, पीटर कैरे और हिरेली मेंटन। ये 4 राइटर ऐसे हैं जिनको 2 बार बुकर प्राइज के लिए मिला है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बुकर प्राइज। नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट हेडलाइन इज डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक। ये आपने सुना होगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक्स। डीएसआईबी, इसको हम लोग डीएसआईबी कहते हैं। तो न्यूज क्या है? न्यूज में इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 बैंक जो कि आपको याद होने चाहिए, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को इस साल के लिए भी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक डिक्लेयर किया है, जो कि पिछले साल भी थे 2023 में भी और 2024 में भी। यही 3 बैंक जो है दे हैव बीन केप्ट इन डीएसआईबी, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक। तो ये तो हो गया आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कौन से बैंक है, तो आपको पता होना चाहिए एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। अब डीएसआईबी होते क्या है? तो एसबीआई ने कॉन्सेप्ट शुरू किया था जुलाई 2014 में। 2015 से आरबीआई हर साल डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक के नाम जो है वो डिक्लेयर करता है। स्टार्टिंग के साल में सबसे पहले जो इनिशियल डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक थे वो थे एसबीआई और आईसीआईसीआई, जो कि 2015 और 16 में आपके डीएसआईबी बने थे। एचडीएफसी को 2017 में ऐड किया गया विथ एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक। अब इस डीएसआईबी स्ट्रक्चर के अंदर बैंक्स को अलग अलग बकेट में अलॉट किया जाता है, जो कि हमारे प्रीलिम्स या किसी भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको ध्यान रखना है तो बस आप इतना रख सकते हैं, आरबीआई को रखा है बुलेट, एसबीआई ने बकेट 4 में, एचडीएफसी बकेट 3, आईसीआईसीआई बकेट 1। क्यों रखा है, क्या रखा है, वी हैव नॉट टू गो इनटू दोस डिटेल, इकोनॉमिक्स का बहुत वास्ट टॉपिक है। अब डीएसआईबी होते क्या है, देखो, हर एक कंट्री के कुछ ऐसे बैंक होते हैं जिनसे एक आदत है कि कंट्री की बैकबोन है। अगर वो बैंक फेल हो गए तो होगा क्या, कंट्री की इकोनॉमी हिल जाएगी। तो हर एक कंट्री अपने डीएसआईबी भी डिक्लेयर करती है और ऐसी हर एक कंट्री में ग्लोबल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बैंक भी होते हैं। लेकिन इंडिया में जो 3 बैंक जो डीएसआईबी आरबीआई आइडेंटिफाई करती है वो है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई। तो अब ये जब डीएसआईबी ये कहा जाता है टू बिग टू फेल, दीज बैंक आर कंसिडर्ड टू बिग टू फेल, क्योंकि इनका साइज, जो काम कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी वजह से बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर ये बैंक फेल हो गए, द फेलियर ऑफ दिस बैंक कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्टरप्शन टू द बैंकिंग सिस्टम एंड इन टर्न टू द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसलिए इन बैंकों को स्पेशल प्रिविलेजेस भी दी जाती हैं, कुछ स्पेशल रिस्क में भी होते हैं ये, लेकिन दीज आर द वर्क डीएसआईबी जो है हमारे देश में 3 है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड एसबीआई। चलिए अब नेक्स्ट हेडलाइन है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप। ये बहुत छोटा सा है टॉपिक। इंडियन शूटर्स ने अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में हुई थी, उसमें टोटल 24 मेडल जीते, जिसमें 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रोंज जीते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 4 मेडल जीते। इसके अलावा मिक्स डबल जो है वो भी ऐश्वर्य प्रताप सिंह और इनके पार्टनर ने जीता है। आपको इतना ध्यान रखना है, दैट इज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट वी शुड गो टू बोडोलैंड महोत्सव। तो पीएम मोदी पहला बोडोलैंड महोत्सव होने जा रहा है जिसे पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे। ये महोत्सव कहां पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है पहली बार।
द 2 day महोत्सव इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन नवंबर 15 एंड 16 इन ए मेगा इवेंट ऑन लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर टू सस्टेन पीस एंड वाइब्रेंट बोडो सोसाइटी। ये पहला जो बोडोलैंड महोत्सव है, ये बेसिकली जो बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ है 27 जनवरी 2020, उसके बाद उसको सेलिब्रेट करने और उसको रिस्टोरेशन ऑफ पीस, उसके बाद जो असम में पीस आया है, उसके बाद ये बोडोलैंड महोत्सव जो है वो न्यू दिल्ली में पहली बार मनाया जा रहा है। तो बोडोस के बारे में बात करें तो बोडोस क्या है, दे आर द सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ असम। असम की ट्राइबल कम्युनिटी है और ज्यादातर जो लार्जर पार्ट ऑफ असम का है वो बोडो ने कंट्रोल किया है। बोडो के जो एरिया है, दे कॉन्स्टिट्यूट बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट एंड दे कॉन्स्टिट्यूट 4 डिस्ट्रिक्ट असम में, कोकराझार, बांसका, उदलगिरी और चिरांग। ये 4 डिस्ट्रिक्ट बोडो डोमिनेटेड एरियाज होते हैं। तो बोडो पीस अकॉर्ड था क्या? बोडो पीस अकॉर्ड जो था, देवर साइन इन 27 जनवरी 2020 को साइन किया गया बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, असम गवर्नमेंट एंड बोडो ग्रुप्स एंड कुछ पार्टीज जो कि बोडो ग्रुप को सपोर्ट करते थे। तो इसमें क्या एग्री किया गया कि ये जो बोडो लैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो बोला जाता है, इसको वापस रीड्रॉ एंड रीनेम किया जाएगा BTR, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। इसमें वो सारे के सारे एरिया जिसमें बोडो ट्राइब है, उन सबको इस एरिया में डाला जाएगा। तो की फीचर्स क्या थे जो कि ये साइन हुआ था 27 जनवरी 2020 में? एज पर द एग्रीमेंट, विलेजेस डोमिनेटेड बाय बोडोस that were presently outside the BTAB would be included and those with non-Bodo population would be excluded। तो रीग्रुपिंग करके जो बोडो वाले एरियाज है जिसमें विलेजेस में बोडोस ज्यादा है, उन सबको BTAD में इंक्लूड किया जाएगा, जिसे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कहा जाएगा। द फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड ड्यूरिंग द बोडो मूवमेंट वुड गेट ₹5 लाख। इसके अलावा स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज जो है सेंट्रल 1500 करोड़ का बोडोलैंड बोडो एरियाज को देगी फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं हेडिंग पे, टर्की ऑफर्ड पार्टनर कंट्री स्टेट में ब्रिक्स। तो ये सिंपल सा आपको बस याद रखना है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें ब्रिक्स ने पार्टनर कंट्री स्टेटस ऑफर किया एक्सेप्ट करने के लिए, जिसमें टर्की भी एक वो है। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? नाम से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई, ये 4 कंट्री और है। ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई। 17 ब्रिक्स समिट जो है इज टू बी हेल्ड इन ब्राजील, ब्राजील में होने जा रही है, जिसे रिसेंटली पीएम मोदी भी अटेंड करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 22 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। अब अगली हेडिंग है नोट्रे डेम टू वेलकम बैक वर्ल्ड। अब कईयों ने आपने नोट्रे डेम नाम सुना होगा, तो ये है क्या? एक फेमस चर्च है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि 5 साल पहले इस चर्च में बहुत फायर लगी थी, आग लग गई थी। तो 5 साल बाद इट विल बी रीओपन और पब्लिक ऑन 7 दिसंबर। कैथेड्रल विल सेलिब्रेट पहला मास कैथेड्रल का 5 साल दिसंबर 8 को होगा, जिसे फ्रांस के प्रेसिडेंट भी अटेंड कर, प्राइम मिनिस्टर भी अटेंड करेंगे। इन अप्रैल 2019 ए कैटास्ट्रोफी फायर एंगल्फ नोट्रे डेम कॉजिंग एक्सटेंसिव डैमेज टू द बिल्डिंग। अब नोट्रे डेम है क्या? पेरिस में इट इज वेरी फेमस। इसका मीनिंग है आवर लेडी ऑफ पेरिस इज ए मेडिवल कैथोलिक कैथेड्रल इन पेरिस, फ्रांस। ये जो चर्च है या कैथेड्रल जो है, इट इज डेडिकेटेड टू वर्जिन मैरी, और ये फ्रांस के फ्रेंच गॉथिक आर्किटेक्चर के लिए बहुत वेल नोन है। ये कब बनाया गया था? इट वॉज बिल्ड बिटवीन 1163 एंड 1345 ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग लुइस 7। किंग लुइस 7 की रेन में बनाया गया था। इट इज सेड दैट क्राउन, इसका सबसे ज्यादा ये भी माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट ने अपने क्रूसिफिकेशन पे जो क्राउन पहना हुआ था, वो क्राउन जो है वो इसी कैथेड्रल में रखा गया है। It is said crown of thorns believed to have been worn by Jesus Christ during a crucifixion is kept in cathedral। नॉट्रे डेम के 2 टावर जो है वो आइडेंटिकल दूर से लगते हैं, लेकिन इसकी नॉर्थ टावर जो है वो साउथ से बड़ा है। अच्छा, अब इस चर्च को बनाया तो गया था इन दिस ईयर 1163 एंड 1345, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अराउंड ये चर्च जो है वो काफी बर्बाद हुआ था, काफी इसकी डिस्ट्रक्शन हुई थी। उसी टाइम पे चर्च जो है, इसमें बेल्स थी बहुत फेमस, जिसमें से ज्यादातर बेल्स को निकाल के मेल्ट कर दिया गया था और उनसे कैनन्स बनाए गए थे। खाली एक बेल छोड़ी थी जो कि बहुत बड़ी है, जिसका नाम भी बहुत फेमस है, बोर्डन कॉल्ड इमैनुअल। इसके अलावा सारी बेल्स को यूज कर लिया गया था। कैथेड्रल वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वॉज रिस्टोर्ड आफ्टर। कब रिस्टोर किया गया है? एक नॉवेल लिखी थी विक्टर ह्यूगो ने अबाउट फ्रांस, जिसमें इस चर्च को डिस्क्राइब किया गया था, जिसके बाद लोगों का ध्यान गया 1831 के बाद और इस चर्च को धीरे धीरे रिस्टोर किया गया। नोट्रे डेम पेरिस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। इन 1431 हेनरी 6 ऑफ इंग्लैंड वाज मेड किंग ऑफ फ्रांस हियर। 1804 में नेपोलियन
was crowned emperor at the cathedral and 1909 में Joan of Arc was beatified here by Pope Pius X. तो this is about Notre Dame जो कि 7 दिसंबर को खुलने वाला है। तो अगली बार अगर आप पेरिस जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस यहाँ पे जरूर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट इज 35th हेडलाइन विच इज AFSPA रीइम्पोज्ड इन मणिपुर 6 एरिया। मणिपुर के 6 एरिया में रिसेंटली ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एथनिक वायलेंस या इसके डर की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने फिर से AFSPA रीइम्पोज कर दिया है। तो 6 पुलिस स्टेशन अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट जहां पे ये जिन्हें डिस्टर्ब एरियाज डिक्लेयर कर दिया गया वापस अंडर द आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट AFSPA 1958। ये ऑर्डर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाले और ये 6 महीने तक 31 मार्च 2025 तक वैलिड रहेंगे। ये जो 6 एरिया है वो कहां पे आते हैं? इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जिरीबम, कंपानी डिस्ट्रिक्ट और बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट में ये एरियाज आते हैं। तो यह मैप में दे सकते हैं इम्फाल वेस्ट, दीज आर ऑल द एरियाज जो कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने AFSPA को वापस लागू किया है। अब AFSPA है क्या? आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो है ये सबसे पहले कब आया था? जब इंडिया में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी तो ब्रिटिश ने ये एक्ट को स्टार्ट किया था या रूट्स इसकी वहां से आती हैं। तो उस समय ऑर्डिनेंस था जो कि निकाला गया था, इट ग्रांटेड आर्म फोर्सेस सिग्निफिकेंट पावर, जिसको बहुत सारी पावर दे दी गई थी, शूट एट साइट एंड एवरीथिंग। फिर इसके बाद जब इंडिपेंडेंस हुआ तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर बिल जो था वो प्रेसिडेंट ने इंडिपेंडेंट इंडिया में अप्रूव किया ऑन सितंबर 11, 1958। इट बिकेम नोन एज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। ये मेनली उस टाइम पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए लाया गया था क्योंकि वहां पे बहुत डिस्टर्बेंस थी, एथनिक क्लैशेस थे, इसकी वजह से ये लाया गया था टू गिव स्पेशल पावर्स टू मिलिट्री। एक्ट गिव स्पेशल पावर्स ऑफ आर्मी ऑफ स्टेट टू अरुणाचल प्रदेश, उस टाइम पे असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये सारे स्टेट को जो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में थे उनके लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो इस एक्ट में क्या था? स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द AFSPA। इस एक्ट के थ्रू आर्मी को बहुत पावर दी जाती हैं। देखो सबसे बड़ी पावर ये होती है आर्मी पर्सन कैन फायर without or use force even causing death against any person without giving any अरेस्ट नहीं करना, वारंट नहीं देना, कुछ नहीं करना, सीधे फायर करके दे कैन, अगर नेशनल इंटीग्रिटी या सिविलियन की सेफ्टी के लिए आर्मी को लगता है कि ये करना जरूरी है, दे आर फ्री टू फायर। इसके अलावा 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई भी आदमी कोई वेपन या फायर आर्म नहीं इकट्ठे वो कर सकता। अगर किसी पे डाउट है, सस्पिशन है तो दिस पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट एनी वारंट। किसी भी प्रेमाइसेस में सर्च करके एंटर करके सर्च किया जा सकता है विदाउट वारंट अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज। इस एक्ट के बाद किसी भी आर्मी सोल्जर पे कोई कार्रवाई नहीं होती जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑथोराइज ना करे। तो डेट इज वाई दिस एक्ट इज वेरी डेंजरस। कई लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं कि एक्ट नहीं होना चाहिए, इसका मिसयूज भी होता है। इसके अलावा डिस्टर्ब एरिया कौन से होते हैं? द गवर्नर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी पार्ट or full of any state as a disturbed area if they believe it is necessary to disrupt activity that might threaten India's sovereignty। अगर कोई एरिया या कोई रीजन इंडिया की सोवेरेनिटी को थ्रेटन कर रहा है तो गवर्नर ऑफ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसे डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकती है, और डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने के बाद ही उस एरिया में AFSPA आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लग सकता है। इसके अलावा मणिपुर में AFSPA सबसे पहले इंपोज हुआ था 1958 में इन नागा डोमिनेटेड, नागा ट्राइबल रीजन जो है, ट्राइब जो है मणिपुर में, उधर ये सबसे पहले हुआ था जहां पे डिस्ट्रिक्ट थी सेनापति, तमेंगलोंग और उखरुल। इसके बाद 1960 में इस एक्ट को एक्सटेंड किया गया। 1979 में पूरा का पूरा जो स्टेट था एथनिक वायलेंस की वजह से इट केम अंडर AFSPA। धीरे धीरे 2004 में एक 5 मेंबर कमेटी थी अंडर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जीवन रेड्डी, जिन्होंने रिव्यू किए AFSPA को और हटाने के लिए बोला। तो 2022-23 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने AFSPA हटा दिया था मणिपुर से, लेकिन फिर से वापस 5 डिस्ट्रिक्ट में वापस से इसको लगाया गया है जो कि मार्च 2026 तक रहेगा। तो दिस इज अबाउट AFSPA। नेक्स्ट वी मूव टू ग्लोबल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस। इंडिया में दिल्ली में पहली बार एक ग्लोबल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका नाम है सागर मंथन, जो कि 18-19 को होगी।
टाइटल है सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग। कौन को होस्ट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इंडिया एक कॉन्फ्रेंस पहली बार कर रहा है। तो आपको इसमें बस याद रखना है ग्लोबल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का नाम है सागर मंथन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखो अब ये न्यूज में अभी कॉप समिट हो रहा है, इस वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है या ये जो रूलिंग है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, बेटर नोन एज CBAM, ये बहुत न्यूज में है। तो ये है क्या, देखो समझते हैं इसे। इट इज ए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज ए यूरोपियन यूनियन लेजिस्लेशन। ये कोई एक्ट नहीं है जो कि सब कंट्री ने मिलकर पास किया, ये एक लेजिस्लेशन है यूरोपियन यूनियन ने जो पास की है। इस लेजिस्लेशन के हिसाब से यूरोपियन यूनियन ये कहती है कि हर एक कंट्री अपने जो प्रोडक्ट है किसका इस सेक्टर में, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन, स्टील, उसमें कार्बन कंटेंट को डिक्लेयर करेंगी। और अगर वो कार्बन कंटेंट जो सेम चीज अगर यूरोप में बन रही है उससे ज्यादा है तो उनपे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी एक्स्ट्रा। तो CBAM जो है इट इज ए पार्ट ऑफ फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। ईयू का एक पैकेज है फिट फॉर 55 इन 2030। ये किसका मतलब क्या है? EU प्लान टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जो यूरोपियन यूनियन है 55% अपनी गैस हाउस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2030 तक रिड्यूस करना चाहता है एज कंपेयर टू 1990 से लेवल से। तो ये जो CBAM का गोल है उसको CBAM जो है इसी गोल को अचीव करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग पे अपने प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। अब ये लेजिस्लेशन क्या है देखिए, इट इंपोजेस ए कार्बन प्राइस ऑन इंपोर्ट फ्रॉम कंट्री विद लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसी। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि EU ने कुछ अपने स्टैंडर्ड गाइडलाइंस लगा रखी हैं जिसकी वजह से कोई कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है वो महंगी है। अब हर एक कंट्री की अपनी अपनी अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं प्रोडक्शन के लिए, जैसे इंडिया में कुछ है क्लाइमेट गाइडलाइंस होती हैं। तो जो कंट्री जैसे EU में सामान प्रोड्यूस करना महंगा पड़ रहा है, व्हाट दे डू, दे गो टू दैट कंट्री जहां पे टैक्सेस कम है या जहां पे उन्हें फायदा हो रहा है, वहां से प्रोड्यूस करके दे इंपोर्ट टू EU और अदर कंट्री। तो इससे क्या होता है, इट इंपोजेस टैक्स। तो EU ने क्या कहा, इट इंपोजेस टैक्स ऑन सर्टेन क्लास ऑफ गुड इंपोर्टेड इन EU इफ प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड हैड एन एमिशन फुटप्रिंट हायर देन द एमिशन स्टैंडर्ड ऑफ EU। तो EU के एमिशन स्टैंडर्ड से अगर वो ज्यादा एमिशन कर रहे हैं तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। इसकी वजह से डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया या चाइना इस पे बहुत अफेक्ट हुआ, क्योंकि दे आर चीप मार्केट, दे आर लेबर मार्केट है, ये सबको पता है। इंडिया में लोग आते हैं क्योंकि लेबर सस्ती है, वहां से प्रोडक्शन करके लोग इंपोर्ट भी करते हैं, बाहर की कंट्रीज भी सेटअप करते हैं प्लांट। इस वजह से इंडिया और चाइना इस चीज को, ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर को अपोज कर रहे हैं। तो CBAM विल ट्रांसलेट इनटू 20 से 35% टैक्स ऑन सेलेक्ट इंपोर्ट, जिससे कि कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा और इंडिया के प्रोडक्ट जो भी चीप है EU में जाने में या चाइना के, वो महंगे हो जाएंगे। These are reasons legislation aim to prevent carbon leakage, जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ सेक्टर जिसमें अभी लगे हुए हैं, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इन सब में CBAM काम कर रहे हैं। तो ये EU लेजिस्लेशन है और ये इसके कुछ मेन पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट तरुणर सपना स्कीम। ये न्यूज में इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल पुलिस ने अभी रजिस्टर किए कुछ FIR टैबलेट फंड डाइवर्जन की वजह से। तो ये स्कीम है क्या, बस इतना पता होना चाहिए, बहुत छोटा सा है। स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल ने यूज की, लॉन्च करी थी। स्कीम क्या थी, जितने भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, हायर सेकेंडरी स्टूडेंट गवर्नमेंट एडेड स्कूल या मदरसा में, उनको 10,000 रुपए देने थे टू बाई टैबलेट फॉर एजुकेशनल पर्पस। लेकिन ये जो मनी था वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना स्टूडेंट के, और हर एक स्कूल को अपना एक डेटा डालना था एक पोर्टल पे, जहां पे जाके क्या कहते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स जानी जाती है स्टूडेंट की, और उसके बाद उसमें ये ट्रांसफर होना था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये स्कीम में ये कहा जा रहा है कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं, 12-13 हजार स्टूडेंट ऐसे जिनको पैसे नहीं पहुंचे, जिन्होंने कंप्लेंट की। जिसके बाद ये FIR और लोगों से जब रिसर्च हुई तो ये देखा गया कि कुछ हैकर्स ने स्कूल के डेटा को हैक करके, जो पोर्टल में डाला गया उन्हें हैक करके उन्होंने वो लिस्ट निकाल ली और अपनी एक नई लिस्ट फेक डाल दी, जिससे पैसे जो है वो गलत जगह पहुंच गए। तो खैर हमारे लिए तरुणर सपना स्कीम जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, और वो स्टूडेंट को टैबलेट देने के लिए 10,000 रुपए देने की स्कीम थी। नेक्स्ट इज गुड न्यूज फॉर इंडिया। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इट हैज क्रॉस राइस एक्सपोर्ट $1 बिलियन इन अक्टूबर।
इंडिया का राइस एक्सपोर्ट जो है इट हैज क्रॉस $1 बिलियन। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इंडिया का राइस एक्सपोर्ट है वो 85.79% बढ़ के $1 बिलियन को क्रॉस कर गया है, जो कि पिछले साल इसी मंथ में 565 मिलियन था। तो राइस एक्सपोर्ट जो थे वो इतने ज्यादा क्यों हुए, उसका कुछ रीजन है। क्या क्या मेजर लिए इंडियन गवर्नमेंट ने? पहला स्टेप था लिफ्टेड द बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती। को राइस दो तरह के होते हैं इंडिया में, बासमती एंड नॉन बासमती। तो पहले जो नॉन बासमती व्हाइट राइस थे उस पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा था, जो कि अब लिफ्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने। इसके अलावा जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था $490 पर टन, इसे भी रिमूव कर दिया था। थर्ड स्टेप वाज टू रिमूव द 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाई जाती है नॉन बासमती व्हाइट राइस पे, उसको 20% रिमूव कर दिया था। इसके अलावा जो बची हुई वैरायटी ऑफ राइस है 3, उन पे ड्यूटी को आधा कर दिया था, जो कि थी पैडी और रफ वैरायटी, ब्राउन राइस वैरायटी एंड पैरबॉल राइस। तो ये कुछ स्टेप लिए गए थे। इसके अलावा जो डेटा हमारे को ध्यान रहना चाहिए, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर राइस। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का है चाइना, लेकिन बिगेस्ट एक्सपोर्टर जो इंडिया जो राइस का है वो है इंडिया। इंडिया अलॉन्ग विद चाइना अकाउंट फॉर ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन। वर्ल्ड की आधे से ज्यादा राइस प्रोडक्शन इंडिया और चाइना में होती है। इंडिया अकाउंटेड फॉर 33% ऑफ द वर्ल्ड टोटल राइस एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2023। इसके अलावा 2 एशियन कंट्री थाईलैंड और वियतनाम, दे आर द मेन कॉम्पिटिटर ऑफ इंडिया इन ग्लोबल राइस मार्केट। नेक्स्ट इज फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन। इंडिया ने सबसे, देखो ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन 3 कंट्री के बीच में पावर ट्रांसमिट करने का एग्रीमेंट, जो कि इंडिया ने अभी स्टार्ट किया है इंडियन ग्रिड के थ्रू, जिसमें नेपाल से बांग्लादेश पावर, तो इंडिया एक तरह से बिचौलिया मीडिएटर का काम कर रहा है, जिसमें नेपाल से पावर जो है वो बांग्लादेश ट्रांसमिट हो रही है थ्रू द इंडियन ग्रिड। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अनुसार से 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से बांग्लादेश जाएगी वाया दिस प्रोजेक्ट। इसके अलावा कुछ और एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है बिटवीन एनटीपीसी विद्युत पावर लिमिटेड एंड नेपाल एंड बांग्लादेश। तो फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा जीवन प्रमाण योजना, जीवन प्रमाण योजना क्या है? देखिए, जीवन प्रमाण इज ए देखो होता क्या है, ये एक बायोमेट्रिक एनेबल्ड डिजिटल सर्विस है, खासकर पेंशनर के लिए। जो पेंशनर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनके लिए ये योजना है। जीवन प्रमाण योजना होता क्या है? देखो, हर साल क्या होता है, जो भी पेंशन ले रहे हैं उनको हर एक साल एक लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ता है जिस पेंशन अथॉरिटी को, कि हम लोग जिंदा हैं और हमारी पेंशन को इस साल के लिए कंटिन्यू किया जाए। तो पहले ये फिजिकली जाके लोगों को देना पड़ता था, तो अब इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए जीवन प्रमाण योजना पेंशन के लिए लॉन्च की गई थी इन 2014, जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, दे इशू डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सो दैट पेंशनर नीड नॉट अपीयर फिजिकली बिफोर अथॉरिटी। पेंशनर को फिजिकली अथॉरिटी के पास नहीं जाना होता। इसके अलावा पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस फैसिलिटी। ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2014 में लॉन्च किया है। पेंशनर के लिए है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा मेथड क्या है? इसमें आपको बस 2 चीजें चाहिए, आधार और मोबाइल लिंक आधार। ये जो है इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और सारी चीजें उसके बाद फैसिलिटेट हो सकती है। नेक्स्ट, अब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप या डोनाल्ड ट्रंप की टीम के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेक्स्ट टीम, डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले, तो उन्होंने कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया है जिसके आपको बस नॉलेज होनी चाहिए। मार्क रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पीट हेगसेथ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, रॉबर्ट एफ कैनेडी सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, तुलसी गबार्ड डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, मैट गेट्स अटॉर्नी जनरल, माइकल वॉट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, क्रिस्टी नोएम सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स। इलॉन मस्क एक नया डिपार्टमेंट बनाया है ट्रंप ने, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को लीड करेंगे। तो दिस इज अबाउट ब्रीफली अबाउट डोनाल्ड ट्रंप टीम, जो कि नेक्स्ट जनवरी में जाके अपने रेन को स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट इज अंशुल काम्बोज स्क्रिप्ट हिस्ट्री। अब अंशुल काम्बोज ने ऐसा क्या किया? अंशुल काम्बोज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग 3rd बॉलर इन रणजी ट्रॉफी टू टेक ऑल 10 विकेट्स इन ए रिंग। तो सारे के सारे 10 विकेट लेने वाले अंशुल काम्बोज रणजी ट्रॉफी के 3rd बॉलर बन गए। ये हरियाणा की साइड से खेलते हैं और अभी इनका अगेंस्ट केरला में मैच चल रहा था जिसमें इन्होंने
अपनी नाम को हिस्ट्री में स्क्रिप्ट किया बाय अचीविंग दिस फीट। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी में दो ऐसे प्लेयर और हैं जिन्होंने ये पहले अचीव किया हुआ है, प्रेमाघंशु चटर्जी एंड प्रदीप सुंदरम। तो कब इसके अलावा कंबोज 6 इंडियन बॉलर बने टू टेक 10 विकेट हॉल इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो देखो 3 तो हो गए रणजी में, थर्ड हो गया अंशुल कंबोज, 2 रणजी में पहले थे। इसके अलावा 3 और बॉलर हैं जिन्होंने ऐसा किया हुआ है, अनिल कुंबले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सुभाष गुप्ते बॉम्बे वर्सेस पाकिस्तान में, एंड देवाशीष मोहंती। ये 3 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने और ये फीट अचीव किया है बाय टू टेक ऑल 10 विकेट इन एन इनिंग। तो लास्ट हेडलाइन आते हैं हम लोग इस लेक्चर की, टाटा स्टील इंडिया चेस टूर्नामेंट जो कि अभी अभी हुआ है खत्म, और मैग्नस कार्लसन ने 2024 टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड टूर्नामेंट जीत लिया है। सेकंड नंबर पे आए इंडियन प्रगनंता रामे साहेब जिन्होंने सेकंड प्लेस लिया, ये 3 पॉइंट पीछे रह गए। और फीमेल में अलेक्जेंड्रा गोर्चिकीना, इन्होंने 2024 टाटा स्टील वुमेन चैंपियनशिप रैपिड जीता है। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए। टाटा स्टील टूर्नामेंट जो है वो कहां पे होता है, हर साल कोलकाता में होता है। ये 2 फॉर्मेट में होता है, रैपिड और ब्लिट्स। वेन्यू इसका होता है धोनाधारे ऑडिटोरियम कोलकाता। ये टूर्नामेंट 2018 में मैन के लिए और 2022 में वुमेन के लिए स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा ये मैंने लिस्ट दी हुई है 5 विनर की, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, ईयर वाइज विनर लिखे हुए हैं। 2018 में रैपिड चेस का मैग्नस कार्लसन, ये सब रैपिड चेस टूर्नामेंट के विनर हैं। अब मैग्नस कार्लसन कौन है? नॉर्वेजियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं ये। कार्लसन के रिकॉर्ड क्या क्या है? 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन, रेनिंग अभी भी 5 टाइम वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन है करंटली, वर्ल्ड ब्रिज चेस चैंपियन है करंटली, रेनिंग चेस वर्ल्ड चैंपियन भी है। इसके अलावा कार्लसन सबसे पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे बाय डिफीटिंग विश्वनाथ आनंद। इससे पहले विश्वनाथ आनंद थे वर्ल्ड चेस चैंपियन, उन्हें डिफीट करके मैग्नस कार्लसन बने थे, नॉर्वे के हैं। ये नंबर 1 पोजीशन इन्होंने फाइड में 2011 से इनकी नंबर 1 पोजीशन चल रही है। ये खाली गैरी कैस्परोव से पीछे हैं इन टाइम स्पेंट एज हाईएस्ट रेटेड प्लेयर इन द वर्ल्ड। मतलब खाली गैरी कैस्परोव ऐसे प्लेयर हैं जिनको इनसे ज्यादा टाइम तक वो नंबर 1 पे रहे। इनकी पीक रेटिंग जो है वो 2882 है इन द हाईएस्ट हिस्ट्री। तो दिस वाज ऑल अबाउट वीकली करंट अफेयर, जिसमें हमने टोटल, आपने देखा हमने टोटल टॉपिक जो डिस्कस किए वो थे 44 हेडलाइन डिस्कस करी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत फायदा देगा, बहुत हेल्पफुल हो, क्योंकि मैंने कोशिश यही की है बच्चों कि आपको एक से एक चीज जो टॉपिक हेडलाइन के हैं उसके बारे में सब चीजें एक जगह मिल जाए, जिससे आपको अलग अलग जगह से सर्च नहीं करना पड़े। अगर आप ये नोट्स पूरे पढ़ लेते हो और इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट कर देते हो तो आपका 70 से 80% करंट अफेयर्स इस हफ्ते का पूरा तैयार होता जाएगा। तो जीके का मेन चीज देखो, जीके इज अनएंडिंग, इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग कोशिश कर सकते हैं अलग अलग तरीके से उसे सिंप्लीफाई करके पढ़ने की, जिससे आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें लर्न कर सको और अपने जो भी पेपर दे रहे हो उसमें अच्छे से कर सको। अब इसके अलावा अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे से नंबर दिया हुआ है 8828158808, उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आई विल टेल यू द प्रोसेस। एक ब्रीफ अमाउंट से आप ये वीकली नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मेरे से ले सकते हो। तो ये सब चीजें आप मेरे से मैसेज में बात कर सकते हो। लेकिन प्लीज अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो आप लोग लेक्चर को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हर हफ्ते हम लोग जो वीकली अफेयर स्टडी करेंगे दे विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर अपकमिंग एग्जाम, जो भी आप देने जा रहे हो, या आप कोई इंटरव्यू के अपेयर कर रहे हो, या आप नॉलेज भी बढ़ाना चाहते हो, तो दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर जो हम लोग डालने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीकली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग ये लेक्चर देखिए और नीचे क्वेश्चन बैंक जरूर अटेंड करिएगा, उसका भी एक लेक्चर जल्दी आने वाला है जिसका लिंक नीचे दिखेगा, उसे जरूर अटेंड करिएगा आफ्टर डूइंग दिस लेक्चर, सो दैट यू प्रिपेयर इट वेल।